हेलो। वहाँ देख लीजिए थोड़ा साउंड, ताकि अब आवाज़ आ रही है ऑनलाइन में, ज़रा बताइएगा। आवाज़ आ रही है? हेलो। नहीं आ रहा प्रवीण जी। हेलो। इसमें नहीं आ रहा। अच्छा। हेलो। हेलो। 5 मिनट में नहीं आ रहा। वहाँ आ रहा है। मो, मोबाइल तो गड़बड़ नहीं है? किस में है? ऑप्शनल में, हिस्ट्री ऑप्शनल। हेलो। हाँ, थोड़ा साउंड को बढ़ा दीजिएगा प्रवीण जी। चलो। आची, अनामिका, अमन जी, वंदना, अमित, अमन, पूजा, खुशबू, रोशन जी, ज्योति, सबको गुड आफ्टरनून। आइए, कोई प्रॉब्लम होगा आप पूछिएगा, इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में है ना। आइए। आइए जरा इधर आना। उधर देखना, तुम लोग इधर मत देखना, इधर। अच्छा देखिए तो, यहाँ जहाँ हाथ पकड़े हुए हैं, हटाए हाथ। लाल कर दिया। और है, देखो देखो जरा। पता नहीं क्या हो गया, क्या है चीटी को हमसे प्रेम। आराम से, अपनापन समझो। किराया का इसका मतलब क्या, तोड़ दें? चले। हाँ दे दीजिए। चले। चले। कुछ लिख रहे हैं किसी को लेटर? तो इधर आइए ना। आइए, इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं, है ना। और थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि इतिहास सीखें। बड़ा अच्छा से गुजर गया मध्यकालीन। कई लोग थे जो कंटिन्यूटी में रहे, तो उनका निखार जो है उनकी राइटिंग में मुझे दिख जाती है। आप देख लीजिए। जो लोग कंटिन्यूटी में नहीं रहे, उनको लगातार फीडबैक बढ़ती जा रहा था। रोज दिन बुलाहट ही आते जा रही थी। सुधार हुआ, लेकिन उस स्तर का सुधार नहीं हुआ जिस स्तर का सुधार की हम उम्मीद किए थे। लेकिन हाँ, पॉजिटिव इस बात का है कि अच्छा लगता है कि बहुत कुछ सुधार हुआ। नेक्स्ट टारगेट हमारा आधुनिक भारत में जो होगा
वो सबसे पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं, ये तो हमारा है, आयोग का है, वो तो हम सुधार लेंगे। हमको कैसे सुधारना खुद को, सबसे पहली बात ये हो जानी चाहिए कि हम अपने आप को कैसे सुधारें। और हमें जो इस क्लास में मिला कॉपी, उसमें 3 चीज जो है बड़ी भारी विडंबना मिली, जो मुझे समझ में नहीं आया कि इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूं। सबसे पहले तो हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग पूरा हड़प्पा कालीन जैसा, पता ही नहीं चल रहा था ह है कि थो है, भो है कि मो है। आप समझ लो सुजीत सर, सौ है कि ओ है। और मैं हद तक, आप देखते होंगे कई की कॉपी में मैं लिख देता था हैंड राइटिंग में सुधार करें, आपको मिलता जरूर होगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं ना। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, इसके बाद निकल के नीचे आता है, वो अशुद्धि। अगर अशुद्धि में कमी नहीं आएगी तो रिजल्ट आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। ये पहला स्टेप था कि हैंडराइटिंग को सीधा कीजिए। दूसरा स्टेप था कि जितना लिखिए शुद्ध लिखिए। और तीसरा स्टेप में जाता है कि आप लिखे क्या हैं, वो तीसरे नंबर पे जाता है। आप उसको पहले पे मत लाइए, वो पहले पे है ही नहीं है। आपको बस लगता है ऐसा कि वो पहले पे है, कभी नहीं है पहले पे। पहले पे आपकी हैंडराइटिंग। और हर बार 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 एक ही बात बोलते हैं, और हमेशा इतिहास को समाज में ले जाके जोड़ते हैं कि जब भी हम किसी को देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या हमारा उद्देश्य होता है, उसकी शक्ल कैसी है, तब आगे मामला बढ़ता है कि नहीं। आप भी, हम सब यही देखते हैं ना। लड़का लड़की को देखने जाता और लड़की लड़का को देखना जाता। लड़की देखने के लिए गई, राजपाल यादव जैसा दिखा, नटुल्ला सा, काला सा, कलूठा सा, कैसा लगेगा? कहोगे हम रहेंगे जीवन भर इसके साथ? कोई है गलती से ना बोले और आपको दिख जाए फैली हुई बड़ी लंबी चौड़ी सी, दिखने में इतनी छोटी सी, कहे कि रहोगे जीवन भर, क्या कहोगे? मर ना जाऊं। ये मैंने, ये आप ही का कथन है। हर इंसान खूबसूरती के पीछे दीवानगी पैदा करता है, बस आपके सिवा, आप लोग नहीं। जब आप हमको कॉपी देते हैं या कल हमारे देने के बाद आयोग को कॉपी दीजिएगा सौभाग्य से, तो क्या वो नहीं ढूंढेगा आप में? वो नहीं ढूंढेगा। आप जैसा कॉपी लिखते हैं ना, मुश्किल से 1 से 2 मिनट में कंप्लीट कर देगा चेक। उसको समझ में ही कुछ नहीं आएगा जैसा लिखते हैं आप। धड़ाधड़ क्लिक करेगा। अगर एवरेज मार्किंग दिया तो इज्जत बच जाएगी आपकी कि हमको मेंस में इतना नंबर आया बोलने के लिए। और अगर बिलो एवरेज दे दिया तब तो खेल ही खत्म कर देगा, तब तो किसी को दिखाने लायक नहीं रहिएगा। समय रहते सचेत हो जाएं। मिडेबल इंडिया स्टार्ट किए थे उस समय भी हमने यही बात बताया था, आज फिर से आपको मैं बता रहा हूं। लास्ट में जब वर्ल्ड हिस्ट्री बताएंगे तब भी आपको एक बार बोल देंगे, उसके बाद तो मेरा खेल ही खत्म हो जाएगा और फिर आप हमसे जुदा होकर चले जाइएगा। अगर इस पे काम नहीं किए तो रिजल्ट हाथ से निकल जाएगा। तैयारी करने का कोई मतलब नहीं बनता। पैसा समय दोनों की बर्बादी है आपके लिए। और आंसर राइटिंग को सुधारना बच्चों का खेल है, आराम से सुधारा जा सकता है अगर आप चाहें तो। हम ये कभी नहीं कहते, कभी ये मत सोचिएगा कि सुजीत सर मोती जैसा हैंडराइटिंग चाहते हैं क्या। नहीं, किसी का नहीं होगा मोती जैसा, किसी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना तेज वहां से लिखना होता है। 40 पेज भरना है, दिमाग में ये भी क्रैक है। दिमाग का दूसरा पार्ट जो है ये भी बता रहा है कि टू दी पॉइंट लिखना है, तो हमारे पास शब्दों का भी खजाना होना चाहिए और दोनों का एक तरीके से समावेशन करना है। खेल थोड़ी है, आसान समझते हैं क्या? प्रेशर कुकर में उतनी गर्मी नहीं होती है जितना एग्जामिनेशन हॉल में होता है। बच्चों के साथ में पक जाता है दिमाग। अगर इधर ऐसे क्लिक कर दो तो इधर हाथ निकल जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण, आप लोग मेंस प्रीलिम्स तो दिए ही होंगे, मेंस देना भी बाकी है आपको। दीजिएगा मेंस, फिर बोलिएगा सही बात बोले थे आप। ये होना बेहद जरूरी है, तब ये सब तामझाम अच्छा लगेगा। जब तक ये नहीं होगा कोई मतलब नहीं होता। आप पढ़ लीजिए, हम कहानी सुना देंगे, समझा देंगे, सिखा देंगे, दिमाग में रख देंगे, लिखना भी बता देंगे, लेकिन अगर आप सही से नहीं लिखिएगा तो उसमें हम क्या करेंगे?
आपका रिजल्ट रुक जाएगा, समझिए बात। क्योंकि ऐसा आप लिखते हैं कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और तब जब आप भरपूर समय हमसे ले लेते हैं, डिमांड कर लेते हैं, 12:30 बजे मिल जाता है क्वेश्चन, सबके पास चला जाता है क्वेश्चन, और आप देते हैं हमको कितना, 1:20 पे। अंदाजा लगाइए कितना देर आप लिखते होंगे। उसके बाद भी 2 ही पेज लिख पाते हैं, वो 2 पेज में भी तमाशा ही करके छोड़ देते हैं। तो बेहतर है इस चीज को हमेशा आप दिमाग में बस रख दें, इतना करना है। और ये करना कोई बड़ा बात है नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो रिजल्ट हम नहीं उम्मीद कर सकते अपने बच्चों से। फिर यहां आके हम अपना समय भी बर्बाद कर देंगे। हम पढ़ा के ही क्या करेंगे जब आपको लिखना ही नहीं आएगा। फिर ऐसा मेंस पढ़ने से कहीं कोई मतलब नहीं है। किसी भी संस्था में आप मेंस पढ़ने जा रहे हैं और आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो आप वहां पे अपनी जिंदगी के साथ में मजाक कर रहे हैं। ये आप मान लीजिए, जितना जल्दी हो सके समय के अकॉर्डिंग मान लीजिए। दूसरी बात, हम अब आपके साथ में क्या करेंगे, जो लोग मध्यकालीन भारत हमसे पढ़ लिए, एक क्वेश्चन जो यहां लिखना है आपको, वो लिखना है आधुनिक से। अगर आप लोग सहमत होंगे तो हां, और नहीं तो आप अपना भी हमको रख सकते हैं व्यू, हम आपका भी व्यू लेंगे। मेरा एक उद्देश्य है कि एक क्वेश्चन यहां पे आप मुझे आधुनिक भारत का लिख के दिखा दीजिएगा 20 मिनट के अंदर, और एक क्वेश्चन जो मैं दूंगा आपको मध्यकालीन भारत से दूंगा, वो आपको मुझे घर से लाके अगले दिन सबमिट कर दीजिएगा। और ये सिलसिला हमेशा बनता रहे। जब हमारा आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट हम लोग जो करेंगे, तो वक्त बताएगा कि विश्व इतिहास से करें या प्राचीन से। फिर जो आप बोलिएगा, आप लोग की सहमति से ही आगे चलेंगे। जिसको ऑप्शन को कहिएगा करने के लिए, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री तो वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? वो तो समय बताएगा। तो वहां से हम लोग आगे भागेंगे। तो वहां जब पहुंचेंगे हम, तो वहां के बाद एक क्वेश्चन जो है आपको मॉडर्न से, एक क्वेश्चन मिडिवल से, और एक क्वेश्चन जिस समय जो ऑप्शन पढ़ाएंगे वहां लिख के आप दे दीजिएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन हर दिन आपके हाथों से लिखना चाहिए। समय बताएगा कहां तक हम लोग सफर तय करेंगे। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, इसमें दाग होनी चाहिए। ये आपको चैन से हम जीने नहीं देंगे। अगर समय रहा तो अगर मैं आज सैटरडे को फ्री पढ़ा सकता हूं, तो क्या संडे को 3 घंटा का इम्तिहान आपका नहीं ले सकता हूं बुला के? जरूरी थोड़ी है कि सबसे हम क्वेश्चन दें। हमको 6 क्वेश्चन आपसे लिखवाना है। 3 क्वेश्चन मिडावल इंडिया से दे देंगे, 3 क्वेश्चन मॉडर्न से दे देंगे, लिखिए 3 घंटा में। ये तो कर सकते हैं ना। फ्यूचर का प्लानिंग ये भी बैठा हुआ मेरा। आपको क्वेश्चन दे देंगे, कैमरा लगा हुआ है, ये तीसरी आंख, आराम से आप लिखते रहिए, जो हम पढ़ाएं वही देंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्या सही से ठीक है? और ये बहुत जल्दी करने वाले हैं हम। क्या चीज? इसी कैसे बंद हो गया? 1 सेकंड, कोई बात नहीं, 2 मिनट बोलना चाहिए ना पहले। चलिए 2 मिनट में हो जाएगा। ये चीज प्रोसेस सही है। वीक में एक बार जो है ओवरऑल टेस्ट ले लेंगे आपका, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ओवरऑल टेस्ट लेंगे तो स्टार्टिंग जो हम करेंगे उसमें आपको हम बता देंगे, जैसे आज सोमवार है, आज ही हम आपको बता देंगे कि नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट होगा ये टॉपिक से होगा। आपको हम बता के रखेंगे, ऐसे नहीं कि ओवरऑल। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको वो चैप्टर बता देंगे कि आप तैयारी करके आइए, जिससे फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उतना आके प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। लेकिन हाँ, अपसेंट मत कीजिएगा। जैसे मैंने जीडी करना शुरू किया, जीडी करवाना शुरू किया, मुझे मैसेज मिल जाता। आपको क्या लगता है क्लास में क्या होता है हमको नहीं पता चलता? चलता है पता। आप छोटे हैं ना, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं करता हूं बातें। बातें हमें सब पता चलता है। हम भी बड़ी उम्मीद से आपके साथ जुड़े हुए हैं कि हम आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकें। लेकिन जीडी करवाते हैं, आप अपसेंट कर जाते हैं। इसमें नुकसान किसका है? मेरा है। आप कभी सोचे भी हैं? कभी नहीं मेरा नुकसान है। लेकिन अगर आप नहीं रहिएगा, अभी पूरा क्लास क्या है, पूरा भरा हुआ, और जिस दिन जीडी करवाते हैं उस दिन 5 है। आपको जीडी करवा के हम डालते हैं यूट्यूब पे, किस उद्देश्य से डालते हैं? ताकि 2 उद्देश्य मेरा होता है। एक तो ये कि हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा, ताकि हमारी वीडियो देख के कोई और संस्था भी ये काम करे जिससे बच्चों का भला हो जाए।
और बच्चा भी टीचर को बोले कि ऐसा करो जैसे सर कर रहे हैं, दूसरे टीचर को। और दूसरा उद्देश्य क्या है, इससे आपको पता चलेगा कि हम देखो कैसा बोलते थे 2022 में, आज देखो हम कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरा इंटरनल है, और वो है कि आप कैमरे के सामने बोल पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ का। सब कोई नहीं बोल सकता, सबके बस के बाहर की बात है। आपका जिस दिन मेंस रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू की बात हो जाएगी, उस दिन आपके शरीर में आग लग जाएगी। आप हर दर्द भटकोगे। आप एक काम करते हैं, आज वहां जाके इंटरव्यू दे देते हैं, मॉक इंटरव्यू आज वहां दे देते हैं, आज वहां कितने तो ऐसे कलाकार होंगे कि दिल्ली में जाके देंगे दृष्टि को। यहां से भागेंगे वहां, भागते रहो, नहीं आएगा नंबर, भाग लो ना। अगर पास कर जाओगे तो सारा इंस्टीट्यूट जो है आपका फोटो चिपका देगा। बच्चे को समझ में नहीं आएगा, नए वाले बच्चे को कहां जाए, किस में जुड़े। नतीजा आपके सामने है। क्यों ना हम आपको अभी सिखा दें, जिससे आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। अरे मॉक तो देने की जरूरत नहीं पड़े, अंदर मॉक बैठा हुआ, मॉक के लिए जीडी हो रहा और किसी के लिए नहीं हो रहा। कि आप डरो नहीं हमसे। अगर आप लोग अब्सेंट करना शुरू कर दीजिएगा, हमने खत्म कर दिया जीडी, जाने दो, मेरा क्या जाता। जो पास करेगा उसके साथ फोटो खिंचाएंगे, जो नहीं पास करेगा जाओ निकलो यहां से। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा, क्योंकि हम तो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं वो आप डिसाइड करेंगे। हम तो आज भी तैयार हैं करने के लिए। हर शुक्रवार ओवरऑल जो पढ़े हैं उसको बोलिए, बोल के सुनाइए हमको। हम कौन सा किसी को मारे हैं आज तक, आप बताइए। किसी को घुसाते हैं आज तक? नहीं घुसाते ना। बस आपको मुश्किल से 2 मिनट बोलना होता, मात्र 2 मिनट। 2 मिनट से ज्यादा हम बोल दिए, 1 से 1.5 मिनट, बस उतना ही देर बोलना। अगर उतना देर भी नहीं बोल सकते हो तो किताब कॉपी बंद करो, चंपारण चले जाओ। मेरी बात मान लो, कोई मतलब नहीं बनता पढ़ने का। और कोई दुनिया में ऐसा टीचर नहीं पैदा हुआ जो आपको सिलेक्शन दिलवा दे, भटक जाओगे। और ये होना बेहद जरूरी है। लोग पैसा दे के कॉपी नहीं चेक करते हैं, आपको फ्री में मिलता है रोज दिन टेस्ट, और रोज दिन चेक हम ही करते हैं। हैंडराइटिंग से तो पता चल जाता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी स्टाफ को दे दिया, एक काम करो इसको चेक कर दो। है श्लोक जी, हमेशा मेरा ही रहता, फीडबैक हम ही देते हैं। और कॉपी चेक करते हुए देखे थे कल धर्मेंद्र जी किस हालात में थे। खैर छोड़िए, ये तो बातें हुई। इसमें अगर कोई असहमति व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि हाँ ये जो आइडिया आपका है वो अच्छा नहीं है, ये आइडिया दे सकते हैं तो बता सकते हैं। और फ्यूचर में हमेशा आपकी आइडिया का हम सम्मान करेंगे। आप मुझे आइडिया दे सकते हैं, लेकिन वो आइडिया कम से कम 50% स्टूडेंट सहमति हो उस आइडिया पे, तो नहीं होगा तो नहीं, आइडिया आपका काम नहीं करेगा। जैसे मैं दिया हूं, अगर जो लोग सहमत नहीं होंगे कि सर ये नहीं, टेस्ट नहीं लीजिए संडे को, बंद कर देंगे टेस्ट। आपको पता है ना, जब आप टेस्ट दीजिएगा तो कॉपी चेक करने में हमारी हालत क्या होगी, आप कभी सोचते हैं? इतना इतना कॉपी जो हम चेक कर करके अभी लाला का आपको दिए हैं, क्या हालत होती होगी हमारी। और 1 मिनट में तो कॉपी चेक होती नहीं है, उसमें सब कुछ देखना होता, कहां पे क्या छूटा हुआ, कहां पे अशुद्धियां हैं, कहां पे पैराग्राफ नहीं चेंज किया गया, कहां पे कहानी आप लिख रहे हैं, एवरीथिंग लिखता हूं मैं। आप कभी सोचिए कि इतने सारे बच्चों का कॉपी अकेले चेक करते हैं। क्लास भी लेना होता है, बाहर का भी काम करना होता है, दूसरे क्लास भी लेना होता है, फिर आपका ऑप्शनल भी पढ़ना है, उसको भी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देना है वक्त हमारे पास। और रही सही कसर, यूट्यूब पे भी रोज दिन आना है, कहां से समय निकालें बताइए आप। आप कीजिए ना हमसे ज्यादा मेहनत, आपका रिजल्ट खुद हो जाएगा। हमसे ज्यादा मेहनत करके देखिए, ट्राई कर लीजिए एक बार, आधा मेरा करके देख लीजिए मेहनत, आपका रिजल्ट खुद हो जाएगा। खैर आइए, और जो भी होगा सजेशन आप लोग सजेशन दीजिएगा, हमेशा खुला हुआ दरवाजा कि सुई सर ये कीजिए जिससे रिजल्ट हम लोग का बेटर हो सके। हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं। लिखना जीवन पर्यंत है, जब तक एसडीएम न बन जाइएगा हम आपको छोड़ेंगे किसी भी हालत में नहीं। हम हमेशा कह देते हैं अगर नहीं भी दें तो आप भी लिख के दे दीजिए। जैसे एक हुए हिमांशु जी, सॉरी हरिराम जी हुए, सोनू जी हुए, उधर से 2-3 लोग हुए हैं, है ना। ये सब देते हैं, आप लोग नहीं देते हैं, हम क्या करें। अगर किसी दिन मिस करके लिख के लाके जमा कर दीजिए। इतना सारा तो दे दिए सब कुछ आपको क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट है इतिहास। अगर ऑप्शन लेना शुरू कर ही दिए कि इतिहास ऑप्शनल ही हम लेंगे, तो पहले पता भी हो जाए कि हिस्ट्री ऑप्शन में टोटल कितने क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यहां पे जो है
आपका 4 पार्ट में हिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। टोटल 4 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। एक जो है प्राचीन, दूसरा जो है मध्यकालीन, तीसरा जो है आधुनिक, और चौथा जो है विश्व इतिहास। इसी 4 को हमको पकड़ना है और 200 प्लस लाना है। क्लियर है? इस 4 को पकड़िएगा, सबसे जितने भी हैं सेगमेंट, सबसे जो है आपका 3-3 क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन यहां, 3 क्वेश्चन यहां, 3 क्वेश्चन यहां, और 3 क्वेश्चन यहां। टोटल क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। लिखना आपको क्या है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है और सबसे बड़ा हिस्ट्री का मोटिवेशनल है। इससे बड़ा मोटिवेशनल इस दुनिया में नहीं है हिस्ट्री का, अगर आप ध्यान से देखो तो। टोटल क्वेश्चन 12, लिखना कितना क्वेश्चन है आपको? 6 क्वेश्चन लिखना है। सुजीत सर कमाल हो गया, क्या भाई ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं? सुजीत प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ा दीजिए, खेल खत्म कर दीजिए, छुट्टी। जो नए वाले होंगे और जो जानते हो तो जान ही रहे ड्रामा क्या रचा गया इसके अंदर, है ना? ये दोनों पढ़ा दीजिए, इस दोनों को बेच दीजिए। बात तो सही कर रहे हो, 6 क्वेश्चन लिखना है और 3 क्वेश्चन लिखते हैं। 12 क्वेश्चन है दिया हुआ, देने दो आयोग को, पागल है। 3 क्वेश्चन यहां से, 3 क्वेश्चन यहां से, लिख दिया, काम खत्म। आपके दिमाग में ही चल रहा होगा, आप समझ रही हैं? पक्का ना? हाँ, आइए। लेकिन एक शर्त है, ये दोनों जो पार्ट है, ये है पार्ट ए, और ये दोनों जो है ये है पार्ट बी। समस्या ये आ जाती है कि पार्ट ए से आप 3 क्वेश्चन लिखेंगे, पार्ट ए से आप 3 क्वेश्चन लिखेंगे, और प्रत्येक सेगमेंट से 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लिखेंगे। 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लिखेंगे। यहां लाके अटका देता और सारी बुद्धि को ही क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। जब 2 क्वेश्चन अगर प्राचीन से आप लिख रहे हैं, लिखना कितना है? 3, और 2 ही क्वेश्चन बोल रहा लिखने के लिए। दोनों सेगमेंट में 3-3 क्वेश्चन है, दोनों पार्ट में, प्राचीन में भी और मध्यकालीन में भी 3-3 दोनों में है, और दोनों में कह रहा कि 2 क्वेश्चन से ज्यादा आपको नहीं लिखना, अगर लिखिएगा तो हम काट देंगे। अगर कोई स्टूडेंट, मान लीजिए स्टूडेंट जो है वो लिखता है यहां से 2 क्वेश्चन, तो 1 क्वेश्चन कहां जाकर लिखेगा? प्राचीन से लिखेगा। कभी कभी ये मत सोच लीजिएगा इससे लिखेगा, क्योंकि पार्ट ए की कहानी चल रही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और पार्ट ए में प्राचीन और मध्यकालीन रहने वाला है। और अगर कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं हम प्राचीन से 2 क्वेश्चन लिखेंगे सुजीत सर, तो फिर उसको मध्यकालीन से 1 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और दोनों मिल जोड़िएगा तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर ये दोनों जोड़िएगा तो फिर 3 क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कौन से सेगमेंट से आप 2 क्वेश्चन लिखते हैं और कौन से आप 1 क्वेश्चन लिखते हैं, ये आपके ऊपर है। तो बताएगा टाइमिंग, जब आप मेंस लिखने बैठिएगा और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, किसमें आप ज्यादा लिख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम तो उसी के अकॉर्डिंग करना। लेकिन टारगेट हमेशा दिमाग को बताना कि यहां से हमको 2 क्वेश्चन लिखना, ये मेरा टारगेट है आपके साथ। कोलिब्रेशन जो रहेगा मेरा आपके साथ यही रहेगा कि प्राचीन से मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखवा सकूं, और 1 क्वेश्चन जो है वो किससे लिखवाऊं? मध्यकालीन से। प्रॉब्लम सॉल्व, निकलिए बाहर निकलिए। कोई दिक्कत? पुराने वाले को सब पता है, जो नए वाले आए हैं वो सिर्फ ध्यान रखिएगा, कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा। वही तमाशा यहां भी करना मुझे। यहां भी 3-3 क्वेश्चन है। पार्ट बी से कहीं भी किसी भी सेगमेंट से आप 2 से अधिक क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, कम से कम 1 और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन। अगर यहां से आधुनिक से कोई बच्चा 2 क्वेश्चन लिखता है तो उसका अधिकार है कि मात्र 1 क्वेश्चन आपको विश्व इतिहास से लिखना, और 90% स्टूडेंट यही काम करेगा। सही बता रहे हैं ईमानदारी से। हम क्या करेंगे आपके साथ में, यहां से हम 2 क्वेश्चन लिखवाएंगे आपको, और 1 क्वेश्चन जो लिखवाएंगे हमारा टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा?
आधुनिक भारत रहेगा। तो 2 विश्व इतिहास, 1 आधुनिक, टोटल 3 प्रॉब्लम सॉल्व। 3 इधर 3 इधर, टोटल 6। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 50 नंबर का होता है, जानते हैं ना गौरव जी? शकल उठाइए। 50 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6। 6 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल कितना होता है? 300। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं तो अच्छी बात आपको समझाते हैं। हाँ, चलिए अब तो पता चल गया 50 गुने 6 300 नंबर। अब समस्या यह आता कि हिस्ट्री में नंबर उठता ही नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो सुजीत सर, ये आपको किसने बताया? आप बताइए, आपको किसने बताया? कोई ने बताया ही होगा ना। आयोग बोला क्या? जो पास किया वो बोला कभी? वो बोल रहा जो फेल कर रहा, वो बोल रहा है जिसने कभी हिस्ट्री को जिया ही नहीं, वो बोल रहा है जो आपके ऑप्शन को बदलाना चाहता है, और वो बोल रहा है जो आपको बर्बाद करना चाहता है। बाकी तो किसी ने नहीं बोला ये बात। हिस्ट्री को आपसे नफरत है क्या? आप बताइए, हिस्ट्री को नफरत है? आप खुद को बदलना नहीं चाहिए। बीपीएससी बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, बुक बदल गया, एनसीईआरटी बदल गई, आप अभी भी उसी पुराने नोट्स पे चलते हैं, तो फिर ये क्या करेगा बेचारा? फिर कैसे कम नंबर नहीं दे आपको? आप बदलना नहीं चाहिए और आपको नंबर पूरा चाहिए, कैसे होगा? हम क्यों नहीं बदलते हैं? हम क्यों नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई काम कर रहे हैं हिस्ट्री को लेके? क्यों हम उसी वाली कहानी पे चल रहे हैं जहां पे हमेशा भर भर के लव लेटर लिखना पड़ता है, जो पूरा किताबी ज्ञान जैसा दिखने लग जाता है? इंसान को पढ़ते पढ़ते सर में दर्द करना शुरू कर देता है आपकी आंसर राइटिंग को। हम पढ़ते तो सर दर्द कर देता, सीधे काट देते हैं। वो तो और 50 साल से ऊपर का है, एक्सपीरियंसेस भरा पड़ा हुआ है, वो ये सब देखेगा, झेलेगा, उसको काट देता, उठा के फेंक देता कॉपी को। आप बदनाम किसको करते हैं? इतिहास को। खुद को कभी नहीं देते हैं, कभी नहीं देते हैं। और जब तक आप खुद को नहीं दीजिएगा बदलिएगा नहीं। अभी एक अच्छी बात बताते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग। अभी 4 व्हीलर लेके निकल रहा था, शायद आप नहीं थे, आपके भाई थे, और पिकअप समझते हैं ना, बड़ा तेजी चलता है, उसको कोई मतलब नहीं किसको मारता है किसको तोड़ता, कोई इसको मतलब, वो अपनी रंग में चलता है। 4 व्हीलर था, लेके जा रहे थे, सोचे क्या ओवरटेक कर लेंगे, और कर भी लिए थे ओवरटेक। इतने ही बीच में क्या करता, पिकअप वाला साइड कर देता। अपना मिरर को देख, मिरर है ही नहीं था, देखेगा क्या? उसमें मिरर रहता, उसमें सिर्फ गाड़ी स्टार्ट रहता, उसके सिवा कुछ नहीं उसके अंदर था। आगे से शीशा भी तोड़ देता वो, बस घुमा दिया, घुमा, बस गाड़ी में आकर टकरा गया। समस्या है, ज्यादा बोल भी आप नहीं सकते हैं, समय भी नहीं है, और दूसरा बात है थोड़ा सा चर्चित है, हो सकता है अगर बोलने लगे कोई वीडियो बना दिया, और वीडियो बना कर अपना यूट्यूब चमका रहे, देखो देखो सुजीत सर को किस तरीके से बात कर रहे हैं, 2 मिनट में खेल खत्म हो जाए, लगने 2000 बर्दाश्त कर लेंगे। सही बात बोलते हैं। और मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा बस दिमाग के अंदर ये सोचा गलती मेरी ही थी। हाँ, गलती हमारी थी, इससे क्या फायदा हुआ? जैसे मैंने गलती बोला, अगली बार से ध्यान रहेगा कि पिकअप रहे, ट्रैक्टर रहे, इस सब का ड्राइवर पागल होता है, ट्रक रहे, इस सब से बच के चलो तो सेफ रहोगे तुम, क्योंकि इसको अपनी जिंदगी से कोई परवाह नहीं है। क्या गलत बोलते हैं? और ना इसके पास में कोई ड्राइविंग लाइसेंस होता, तो बेहतर है आप ही बच जाओ। गंदे लोगों से बेहतर है कि आप खुद ही अपने आप को बचा कर रखो। एक चीज सीख मिली, हम वो काम ही नहीं करना चाहते हैं जो खुद के ऊपर उठाते हैं। फेल किए, उसको बदनाम, उसको बदनाम, वो टीचर, वो थी। खुद को किए कभी? आप भी तो नहीं पढ़े थे, आप भी तो कभी लिखने की कोशिश नहीं किए, आप भी तो कंटिन्यूटी में हमारे साथ जुड़ने की कोशिश नहीं किए, तो गए, फिर शिकायत किस बात की? अगर 300 नंबर की बात है तो हमें 200 नंबर क्यों नहीं आता भाई? 200 नंबर में क्या समस्या है? क्यों नहीं 200 नंबर आ रहा? कोई तो तमाशा ही हो रहा होगा ना जो 200 नंबर नहीं आ रहा। इसके पीछे का रहस्य क्या है कि 200 नंबर आ ही नहीं रहा?
इस 200 नंबर नहीं आने का वजह सिर्फ एक चीज है कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। पहले तो ना तो क्वेश्चन हमको समझ में आता है, ना तो क्या लिखना है दिमाग के अंदर रखा नहीं रहता है, और तीसरी बात, जब जिस वक्त जो जो शब्द आते जाता है तुरंत तुरंत लिखते चल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या लिख के रख दिया, क्योंकि सोचने समझने की ताकत नहीं होती है और पीछे लिखने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। 10 नंबर आयु कबूल है, लेकिन 1 मिनट देके पॉइंट बाय पॉइंट पीछे आप लिख नहीं सकते कि कौन कौन से पॉइंट को हमको डील करना है, वो लिखने नहीं आता। आज तक कोई लिख के नहीं किया, एक स्टूडेंट ने किया कि हाँ अभी जो इस क्वेश्चन है इसमें क्या क्या डील हमको करना, किसी ने नहीं किया। सबका पीछे ब्लैंक रहता, लेकिन लिखा नहीं था। जैसे क्वेश्चन मिलता है रगड़ना शुरू कर देते हैं, आयोग वहां काटना शुरू कर देता है। आप एक बार कोशिश कीजिए, अगर आज नहीं मेरे साथ कोशिश कीजिएगा तो कब कीजिएगा? जब एज अटेम्प्ट खत्म होगा तब कीजिएगा, तब तक तो खेल ही खत्म हो जाएगा आपका। अरे 1 मिनट टाइम लगेगा, 1 ही मिनट नहीं लगेगा। 1 मिनट में पॉइंट बाय पॉइंट सोच के लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमको क्या करना, प्रकाश डालना है। अगर वो पॉइंट आपके पास में रहेगा, यकीन के साथ में कह सकता हूं आप स्टोरी कभी जीवन में नहीं लिखिएगा। इतिहास स्टोरी है, ये सच है, लेकिन आप स्टोरी कभी नहीं लिखिएगा, आप टू दी पॉइंट लिखिएगा आंसर को। आपकी भूमिका आज तक सुधार नहीं हो पाई। पिछले 1 महीना हो चुका, मध्यकालीन खत्म हो गया ना, 1 महीना में डेली क्लास हुई ना, डेली आंसर राइटिंग लिखे ना, अभी भी भूमिका लिखने नहीं आई। क्यों नहीं आई लिखने? हमने भी छोड़ दिया आपको, जाओ रहो। क्योंकि कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि भूमिका में कौन कौन से पॉइंट हमको लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? क्वेश्चन जब भी पूछेगा 4 क्षेत्र से पूछेगा, या तो राजनीति से पूछेगा, आर्थिक से पूछेगा, सामाजिक से पूछेगा, सांस्कृतिक या धार्मिक से पूछेगा। इसी चारों के इर्द गिर्द क्वेश्चन मेरा जाएगा। फिर भी जानते हुए भी आपने कभी इसको सोचा नहीं, क्योंकि आपने पीछे कभी लिखा ही नहीं। आप जब पीछे नहीं लिखिएगा ना, और ग्रेजुएशन में भी ये तमाशा आपके साथ हो चुका है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे यहां पे बैठे होंगे, मैं तो खुद इंजीनियर हूं, तो मुझे पता होता है जब हम लिख देते तो दिमाग में ओ माय गॉड ये क्या, अरे यार पूछा क्या, लिख के क्या चला है। ऐसा भी होता है और होगा भी आपके साथ में, टेंशन मत लीजिए। लेकिन तब तक आपका समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि काटिएगा तो और क्या होगा, ओवर राइटिंग हो जाएगा। जो काटिएगा, जो चेचे कीजिएगा, बेहतर है 2 मिनट समय, हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट समय निकालिए ना, 4 मिनट, और आप पीछे में लिख दीजिए कि इसमें क्या क्या पॉइंट आप फेंकने वाले हैं। और जब आपका आंसर निकल के आएगा तो आप कहे, आपको भी नहीं बिलीव होगा कि हम इतना सुंदर लिख देते हैं सर, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे। अब आप सोचिएगा क्यों नहीं करते आप, ये तो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम जो हो गए ना 58 54 छाप वाले स्टूडेंट हो गए। हमें बस 2 मिनट का समय दिखता, 2 मिनट मेरा बर्बाद हो जाएगा, 2 मिनट में तुम कूड़ा लिखोगे। जब आपके पास में नहीं कुछ भी होगा व्यवस्थित तरीके से, इस दिमाग में है तो सब कुछ इसमें A to Z है, लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से आप नहीं रख पाओगे, कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, शांति से इसको लिख नहीं पाओगे, तो जब लिखने के लिए बैठोगे तो शब्दों का भंडार इस तरीके से इसके अंदर आएगा, आप सोच भी नहीं कर सकते। उस टाइम के स्पीड से कई गुना ज्यादा आपके पास में शब्दों का इस पे क्लिक होगा, और वो आप लिखना शुरू कर दोगे। और जब लिखना शुरू करोगे और जब तुम खुद पढ़ोगे, शर्मा जाओगे, इतना घटिया आंसर हम लिख दिए। क्योंकि जो जो आते गया आपने लिखते चला गया, सोचा ही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं मिल पाया कि क्या चीज लिखना हो, क्या चीज छोड़ना है। नतीजा आपके पास में है 110 नंबर, 115 नंबर, 130 नंबर, खेल खत्म। आधा भी नहीं पहुंच पाता लड़का, 150 300 का आधा 150 होता। मिलिए, पूछिए, 60% भी नंबर नहीं ला सकते हम हिस्ट्री में। और ये आपको सोचना है इस क्लास में, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, देर ही सही लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे जब ये कीजिएगा तो। और ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात हुआ, हर एक क्वेश्चन 50 नंबर का है। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या हम डिजर्विंग इतना नहीं करते हैं कि कम से कम 35 से लेकर 40 नंबर तक प्रत्येक क्वेश्चन में मुझे मिले? ये कम से कम डिजर्विंग करते हैं। ये तब हम डिजर्विंग करते हैं जब हम आपके साथ में डेली क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, और डेली मैं खुद क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, और डेली बता रहा हूं, डेली आके यहां पे समझा रहा हूं, ऐसे लिखो आंसर। क्या उसके बाद भी हम 35 से 40 नहीं करते डिजर्विंग? अगर नहीं करते तो छोड़ दो पढ़ना, या ऑप्शन को बदल लो। नहीं, जिसमें समय भी बच जाए, पैसा भी बच जाए, और परिवार को खुशी भी मिले कि मेरा बेटा जो है किसान निकला। क्या 35 से 40 नंबर भी नहीं ला सकते हम? वो लायक भी नहीं है। अगर
35 नंबर भी हम लाते हैं तो 35 गुना 6, जरा जोड़ के देखिए कितना रहा। और इतना लाते ही आप इतिहास में इतिहास लिख दीजिएगा। आपकी कॉपी हर जगह शेयर होगी। आप पास कीजिए या ना कीजिए, आप चर्चा का विषय इतिहास में बन जाएगा। हर टीचर आपकी कॉपी के साथ में आपका फोटो और आपका नंबर चिपका देगा। रहिएगा स्टूडेंट मेरा, चिपकाएगा कोई और, क्योंकि वहां भी आप जाके इंटरव्यू दीजिएगा। क्या सही है या गलत है? आपकी कॉपी हर यूट्यूबर बताएगा, देखिए देखिए विजय जी की कॉपी क्या शानदार लिखे हैं, किस तरीके से डायग्राम बनाए हैं, किस तरीके से फॉर्मेटिंग बनाए हैं, कैसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं आंसर, कमाल की है। स्टोरी बंद, पॉइंट शुरू। और तब इनको डिजर्विंग किए इतना। पता चलेगा आप कुछ नहीं जानते और आपकी कॉपी पूरी दुनिया में घूम रही है। घूमती है ना भी। रवि जी का नाम सुने ना, रवि शिहाग जी का, घूम रहा ना कॉपी। कौन यूट्यूबर है जो नहीं किया? सोचिए 35 नंबर सिर्फ लाइए, तब 210 क्रॉस करवा दे रहे हैं। इसका मतलब है आपको 15 ही नंबर मिल रहा है ना, 15 से 25 नंबर तक मिल रहा बस। 25 गुने 6 कीजिएगा, 150 नंबर आ रहा है। आधा नंबर नहीं आता। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? 50 नंबर में 25 नंबर आ रहा है, 25 गुने 6 कीजिए, 150 नंबर आता है। हम पिछले 5 महीने से किए क्या? हम वो वाला इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं जिसमें साल 1.5 साल लग जाए पढ़ाने में, लिखाने वाला ड्रामा नहीं। हम आपको बोले हैं नवंबर में खत्म, तो नवंबर में खत्म। 5 महीना में आइए, पढ़ के जाइए यहां से। उसके बाद भी ये हालत है। अगर किसी को 150 नंबर आया तो आप क्या सोचिएगा? आधा नंबर आया। फिर आपने किया क्या उसमें क्वेश्चन में? क्या मुश्किल है कुछ क्या लाना 200? सुजीत सर, बोलना बड़ा आसान है, जब लिखने के लिए बैठते हैं ना तब हालत समझ में आती है। ये बात तो सही है। उससे आयोग में तो तुम एक बार जाके बैठोगे, कोई ऐसा दिन होगा, कोई ऐसा महीना होगा, कोई ऐसा साल होगा जब आप क्वालिफाई करोगे, एक दिन के लिए बैठोगे, 3 घंटा बैठोगे। यहां हर सप्ताह बैठ रहे हो। क्या वो आयोग नहीं था क्या? हम चोरी करने दिए थे तुमको? हम मोबाइल अलाउ किए? हम तो कम से कम नहीं करते हैं। आप टाइम पे आ ही रहे हो, टाइम पे आपकी कॉपी छीन ही रहा हूं, तो ये प्रैक्टिस नहीं थी आपकी? और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उससे क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे देगा? क्वेश्चन मैच कर ही रहा है, थोड़ी सी भावनाओं का हल्का सा मिलन उसमें रहता है। तो यहां तुम ला रहे हो 250 नंबर और वहां जाकर 150 नंबर हो जा रहा है। और फिर बोलोगे बोलना आसान, करना तो उससे भी आसान है। शुरू तो करो। कभी लिखने नहीं आता था, आज 1 महीना हो गया, अब तो कम से कम 2 पेज भरा, अब तो कम से कम बोलने भी आया। जब कंटिन्यूटी में रहोगे, दुनिया में हर काम संभव है, हर काम संभव है। कभी आप सोचे थे बिना मिट्टी के फल भी निकलेगा? निकल रहा है ना, कोई जरूरत मिट्टी में। कभी आप सोचे थे एक छोटा सा गमला होगा और वहां पे आम निकलेगा? और उसमें भी क्या, मालदा आम नहीं देखते हैं? पेड़ छत पे रखे हुए, इतना सा गमला, बस इतना सा गमला, और उसमें देख रहे हैं कि निकला हुआ फल है। कभी सोचा था? हम तो सोचते थे आम का पेड़ का मतलब है ऐसे करके देखो तो उधर दिखता था आम, और अभी क्या है? अच्छा आम है। संभव हुआ? तो क्या ये संभव नहीं है क्या? बस आपके अंदर यहां बस होना चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है, तो काम आसानी से निकल जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रोसेस थे जो आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा इतिहास का मोटिवेशन यही सब चीजें हैं। अगर ये चीज दिमाग में, यानी कि आज जो हम, मतलब आज तो डेमो क्लास है, आज के बाद हम लोग जो फिर सफर शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। मध्यकालीन जो हमने सफर शुरू किया था सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मध्यकालीन से मुझे एक क्वेश्चन लिखवाना है और एंशिएंट से हमें 2 क्वेश्चन लिखवाना है। और आज फिर से मिडाइवल सॉरी मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखवाना है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे 2 क्वेश्चन लिखवाना है। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, सारा चीज पढ़ाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्लियर? आइए,
गप नहीं कीजिए प्लीज, गप तो कम से मत कीजिए, मतलब इधर उधर माइंड हो जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आवाज ठीक से जा रही है ना? आवाज पे ध्यान रखिएगा, हमारे साथ यही समस्या, आवाज। आइए, सिलेबस देखिएगा होगा आधुनिक भारत। आइए थोड़ा सिलेबस देख लें, सिलेबस जानना बेहद जरूरी है। सिलेबस जान जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा हमें सफर कैसे और कहां तक करना। अगर सिलेबस नहीं हो और जो मार्केट में है 20-25 रुपए वाला बुक, उसमें पता ही नहीं चलता क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ा जाए। आइए, चले। इतिहास, हम लोग इतिहास को ही पढ़ रहे हैं, वाकई में इतिहास है क्या? हम इतिहास तो पढ़ते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इतिहास है क्या। अगर डिफिनेशन पूछने लगे तो सबको ऊपर देखना शुरू करता। इतिहास ऑप्शन चूज भी किए हुए हैं, इतिहास पढ़ भी रहे हैं, मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी पता नहीं कि इतिहास है क्या। अगर इतिहास वाकई में, आपसे क्या पूछे, समय है नहीं, बस मैं ही आपको समझा देता हूं। इतिहास जो है वो क्या है? बीती हुई घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। बस एक लाइन का डिफिनेशन है। अब बीती हुई घटना में जिस घटना को आपको जोड़ना, जोड़ते रहिए बैठ के, वो सारी घटनाएं जो बीत चुकी है वो इतिहास में कन्वर्ट हो गई। आज का दिन जो इस समय हम लोग जी रहे हैं प्रेजेंट में, ये भी जैसे ही रात होगा उसके बाद ये इतिहास में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, इतिहास में जाके छप जाएगा। मान लीजिए कि यहां पे कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा छत गिर जाए, गिरे नहीं, मान लीजिए गिर जाए, गिरे तो क्या होगा? सबको अंदर में चले जाए, यहां से कोई टेंशन ही नहीं होगा, डायरेक्ट भगवान के पास गए। अगर गिर जाए तो कल के डेट में ये जब निकलेगा तो क्या बनेगा? इतिहास बनेगा। ये घर जो है भूताहा घर है, जो ऊपर में पड़ता छत ही गिर जाता, इसमें बहुत सारी लाशें गिरी हुई हैं, होती है ना। ये सब बातें जो करते हैं वो क्या है? ये इतिहास है। और 4-5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जो है ये इतिहास के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे इतिहास के बच्चे थे, इतने टैलेंटेड टैलेंटेड बच्चे, सारे डायमंड एक ही छत के नीचे दबा गए, है कि नहीं? हंसते हैं। चलिए आइए थोड़ा समझते हैं। तो बीती हुई घटना को व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना इतिहास है। अगर मैं इतिहास को सबसे पहले गांधी युग से पढ़ाऊं तो क्या कोई गलती है? गलती नहीं है। व्यवस्थित तरीके से इतिहास कहां पढ़ा रहा हूं? मॉडर्न इंडिया। सबका क्या है? डिवाइड किया हुआ है, सबका क्या है? डिवाइड किया हुआ है, और डिवाइड में भी स्टेप बाय स्टेप है। अगर सुजीत सर आप स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया, तो सबसे पहले जो आप स्टार्ट कीजिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन कीजिए स्टार्ट। ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। जब आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आगे चल के बताइए कैसे ये लोग व्यापार से धीरे धीरे करते करते जो है राजनीति तक पहुंच गए। तो सीधे ले जाइए आप पलासी युद्ध में बताइए, फिर बक्सर का युद्ध बताइए, फिर जितने जनजातीय विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, उसको समझाइए। उसके बाद 1857 की क्रांति बताइए। क्या स्टेप बाय स्टेप नहीं लग रहा कहानी चल रही है? मैं डायरेक्ट 1857 की क्रांति बताऊं पहले क्लास में, और दूसरे क्लास में फिर पलासी का जाकर समझाऊं, कैसा फील होगा आपको? आप अच्छा कहिएगा हमको। फिर आप जब ऐसे कीजिएगा तो आपका भी तो गलत हो जाएगा ना। यानी क्या है? इतिहास तब आसान हो जाएगा जब आप क्या है, क्रमबद्ध तरीके से आप अध्ययन कीजिए। इतिहास आपको मजा आएगा, क्योंकि इतिहास अतीत को भी जोड़ता है
प्रेजेंट को भी अपने अंदर रखता है और उसका क्या प्रभाव जो होने वाला है कब भविष्य में, उसकी भी व्यथा बताता है। और जब तक ये तीनों का ज्ञान नहीं होगा, इतिहास आप नहीं पढ़े, और जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा आपके आंसर में निखरेगा ही नहीं, और निखरेगा नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? चले आगे। आइए, इतिहास क्या है, और ये सारी चीजें आपको इतिहास में दिखेगा। सबसे पहले इतिहास बीती घटना का क्रमबद्ध अध्ययन है, इसी को हम इतिहास करते हैं। पहला डिफिनेशन, जो घटनाएं बीत गई है उसको क्रमबद्ध तरीके से जब हम उसका अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास। दूसरा है व्यवस्थित अध्ययन करना। व्यवस्थित अध्ययन करना, इसका सीधा सा मतलब क्या है? राजनीतिक, राजनीति के बाद आर्थिक, आर्थिक के बाद सामाजिक, उसके बाद धार्मिक या सांस्कृतिक कह सकते हैं। मैं हर एक में जहां भी आपको बताया हूं, इतिहास इसी चारों के अंदर बैठा हुआ, और सब में आपको बताता हूं कि जब भी आप इतिहास की बात करेंगे, सर दर्द कर रहा है नहीं ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? राजनीति की बात, आर्थिक की बात, सामाजिक की बात, और फिर धार्मिक की बात। क्लियर है? लेकिन सुजीत सर ये बात तो आप बताए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसी अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन जब बात चलेगी धर्म सुधार आंदोलन की, लगा लीजिए उठ के, समस्या समाप्त हो जाएगा। जब बात चलेगी धर्म सुधार आंदोलन की, इधर देखिए एहसान जी, जब बात चलेगी धर्म सुधार आंदोलन की, तब स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे? तब तो ये बात आपका व्यवस्थित अध्ययन जो है यहां पे थोड़ा सा मोड़ आ जाएगा एक। क्लियर है? जब बात चलेगी भू राजस्व की, तब तो यहां पे आपका बात गलत हो रहा है सुजीत सर। बातें समझ में आ रही ना? जा रही दिमाग, हालांकि आपको बताते चलेंगे लेकिन यहां पे आपको समझाते हैं। 90% इसी तरीके से चलेगा आपको। 90%, 90 मैं थोड़ा कम ही बोला, और ज्यादा 95% जो आएगा उसमें जैसे धर्म सुधार की बात आएगी तो सबसे पहले कहां पर ले जाके चले शुरू करेंगे? या तो हम धर्म को या समाज को आगे रखेंगे, वो अकॉर्डिंग होगा कि क्वेश्चन डिमांड क्या आपसे कर रहा है। अगर अर्थव्यवस्था भू राजस्व की बात होगी तो हम आंख बंद करके अर्थव्यवस्था को आगे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी तरीके से व्यवस्थित अध्ययन इतिहास का करते हैं। हमने नहीं बताया, जीवन के चारों क्षेत्र हमेशा बोलते रहता हूं। तीसरी बात है निरंतरता परिवर्तन, कंटिन्यूटी चेंज। कंटिन्यूटी चेंज में सबसे पहले पीछे की बातों को कंटिन्यूटी में दिखाते हैं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले बता रहा था, इतिहास जो है कहीं ना कहीं पीछे की घटनाओं से भी जुड़ी हुई बात होती है। अगर 1857 की क्रांति, मान लीजिए हम लेक्चर ले रहे हैं आपके क्लास में, आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो क्या 1857 की क्रांति हम आपको समझाएं? आपके दिमाग में जाएगा? जो लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट होंगे, जो ऑलरेडी पढ़े होंगे, वो तो मेरी बात को पकड़ लेंगे, लेकिन जो बच्चे नए रहेंगे वो क्या होंगे? उनका तो हवा भी नहीं लगेगा, उनको इतिहास से नफरत हो जाएगी, उनको समझ में नहीं आएगी इतिहास क्या है। अगर हम 1857 की क्रांति पढ़ा रहे हैं आपको, तो क्या हम जाके वेलेस्ली की सहायक नीति नहीं थोड़ा समझा दें? पृष्ठभूमि तय करेगा? क्या हम डलहौजी की हड़प नीति ना समझा दें? पीछे जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, उन सब की बातें ने बता दें? संथाल विद्रोह को थोड़ा सा ना समझाएं? जब तक वो नहीं समझाएंगे तब तक 1857 की क्रांति बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर वही आंसर लिखिएगा जो और लिख रहे हैं पूरी जमाने में लोग, वही राजनीतिक, वही आर्थिक, वही सामाजिक, वही सांस्कृतिक। जब एग्जाम्पल की बात आएगी तो कहीं सब दे ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको तो मैंने पीछे अतीत में जाके दिखाया ही नहीं दृश्य। गया दिमाग में? कोई ऐसे तो नहीं है जिनके दिमाग से भाग रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है ना दिमाग में? खुशबू? हाँ, चलिए, इसमें प्रवेशगत बदलाव दिखेंगे जो आगे भी दिखेंगे। इसमें हमेशा बदलाव दिखेंगे। 1857 एग्जाम्पल, 1857 तो 1857 ही लेके चलते हैं। जो 1857 में दिखेगा बदलाव, क्या इसके बाद वाली जो क्रांति दिखेगी, क्या उसका असर 1857 से भी कुछ मिलेगा? उसका कुछ प्रभाव उसमें रहेगा? रहेगा ही रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? कुछ ना कुछ तो प्रभाव उसमें रहेगा ही रहेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, उसका बदलाव रहेगा ही। यानी निरंतरता परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। यही है इतिहास, और यही इतिहास को ऐसे ही आपको पढ़ना होगा, तब फिर इतिहास जो है आपका दोस्त बनेगा। नेक्स्ट जो है जानकारी के स्रोत। जब हम इतिहास पढ़ाते तो आप पूछते हैं ना, सुजी सर कहां से इतिहास पढ़ाते हैं? तो कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, अरे ज्ञानी आदमी है, ज्ञान भरा हुआ है, निकाल रहे हैं।
है कि नहीं? कई लोग ऐसे बोलेंगे किताब पढ़ते होंगे, बात भी सही है, नहीं है सही, इसी से पढ़ के सुजीत सर बता रहे हैं। या कई लोग तो ऐसे भी होंगे बचपन से ही पता होगा इतिहास इनको, जब से आए धरती पे, और आज क्या कर रहे हैं, उगल रहे हैं। बचपन में निकले थे तो आज उगल रहे हैं हम लोग को। लेकिन रियलिटी क्या है? इतिहास की जो जानकारी के स्रोत हैं, सारे लोग जो भी पढ़ाते हैं वो कहां से, पुरातात्विक या साहित्यिक। जितने भी बुक आप देखते हैं, जो भी बुक को आप पढ़ते हैं, वो दोनों यहीं से निकाला इतिहास को। उसने ना रिसर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया। यही दो ऐसा माध्यम है जहां से हमें इतिहास के जानकारी के स्रोत मिलता है। क्लियर है? अगर किसी को दिल्ली जाना हो तो रास्ता है ना, फील करो कि अगर दिल्ली हमको जाना है तो डायरेक्ट पटना में गाड़ी पकड़ो और दिल्ली चले जाओ। कई ऐसे हैं, एक काम करो सुजीत सर, आप हाजीपुर चल जाओ, हाजीपुर से दिल्ली की रास्ता रूट पकड़ लो। तीसरा और खतरनाक आदमी होगा, एक काम करो सुजीत सर, आप गया वाला रूट पकड़ लो और गया से फिर चल जाओ दिल्ली। चौथा तो कोई रूट नहीं है, चौथा फिर बैक है, कोलकाता चल जाओ, कोलकाता के बाद फिर निकलो दिल्ली। माध्यम है दिल्ली जाने का, लेकिन उसमें भी हमें जो माध्यम है, जो आसान माध्यम है, हम उसी का प्रयोग हमेशा करते हैं। तो यहां भी जो है हम स्रोत जो यूज करते हैं, ज्यादातर जो ऑथेंटिक स्रोत हमारे पास में है वो पुरातात्विक है, साहित्यिक नहीं है। इधर देखिए श्लोक जी, अब इन दोनों में अंतर क्या है, पुरातात्विक और साहित्यिक? समझिए कि हमारे बारे में इतिहास लिखा जा रहा, आप लोग सबके सब क्या है, नवरत्न हमारे हैं। हम आपके अकबर, आप हमारे अजीब अजीब किस्म के नवरत्न। क्या किसी का शकल किसी से नहीं मिलता है? कोई टोडरमल है तो कोई मानसिंह बैठे हुए हैं, है कि नहीं? मुल्ला तो प्याज, बड़ा नाम याद आता है प्याज का, है ना? सब अलग अलग किस्म के बैठे हुए हैं। बातें समझ में आ रही ना? अब ये लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? बाहर जब जाएंगे ये लोग तो क्या कहेंगे, पागल कहीं का, इतिहास पढ़ना है, सुजीत सर से पढ़ लो, जीवन सार्थक हो जाएगा, कलयुग में आना सार्थक हो जाएगा। ये बात बोलोगे तो सामने वाला क्या कहेगा, भाई बात तो एकदम सीधे कलयुग का बात किया, चलो जाके पढ़ लेते हैं। सही बात बता रहा हूं, है कि नहीं? अगर जो ऑप्शन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा उससे जाके पूछेगा सुजीत सर कैसा पढ़ा था, क्या बोलेगा, पाप किए हो तो जाओ। हमको तो आज तक समझ में नहीं आया उनका इतिहास। मैं दो क्लास बैठी लेकिन दिमाग में नहीं लगा, मैंने तो छोड़ दिया। मैं तो कसम से खा लिया कि फिलोसफी को छोड़ के नीचे हम पढ़ेंगे नहीं। ये क्या बताएंगे आपको? मैं कोई कहानी नहीं समझा रहा हूं, मैं यहां लेके आ रहा हूं आपको। अब आप बताएं, दोनों की बातें अच्छी है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक किसकी बातें हैं? जो नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत कुछ सोच के बताया होगा। अब ऐसा नहीं कि जो निगेटिव बोलो उसका बात हमेशा सही ही होगा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ज्यादातर वो जो सोर्स है वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन उसमें इंसान सोच भी सकता है। हो सकता है अगर ये बोल रही हैं कि नहीं अच्छा पढ़ाते हैं तो हो सकता है सुजीत सर से कुछ मामला चल रहा हो, मतलब वो वाला मामला, दुश्मनी वाला मामला। या हो सकता है कि सुजीत सर का शकल ना इनको पसंद आता हो, चले गए होंगे, उठा के क्वेश्चन पूछने वाले आदमी हैं, पूछ दिए होंगे क्वेश्चन, हड़बड़ा गई होगी, बोल रहे सुजीत सर खराब है। हो सकता है उनकी आवाज सुन के इनको डर लगता है, क्वेश्चन दिमाग में लगा सकता है ना। लेकिन जिसने आते ही असलोक जी से पूछा कहां पढ़ना, एकदम कलयुग, थैंक यू। अब अगर यहां से कोई बोल दिया इससे बढ़िया टीचर नहीं, तो आदमी क्या सोच पाएगा कभी जीवन में? वो तो डायरेक्ट सोचेगा और चलाएगा। अब यहां समझिए, पुरातात्विक, पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? जो उत्खनन या खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिलती है उससे प्राप्त जो जानकारी होती है वो भी क्या होता है, इतिहास में जाके जुड़ता है, और ये जानकारी जो होती है वो ऑथेंटिक होती है। मान लीजिए कोई सिक्का निकला, और सिक्का निकला और वो सिक्का जो है
वो सोने का सिक्का हो तो दिमाग खट से पहले ही भागता। हालांकि C14 कार्बन 14 लगाएंगे, पता करेंगे किस युग का ये सिक्का है, लेकिन दिमाग पहले ही दिमाग में दौड़ता है ये पक्का गुप्त काल का सिक्का है। क्या विजय जी? तुरंत दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये स्वर्ण है, क्योंकि स्वर्ण युग पूरा का पूरा क्या था, गुप्त काल था। दिमाग वहीं से चल जाता है और सिक्का के बाद फिर कार्बन 14 लगाते हैं, फिर पता चलता है ये किस टाइम का सिक्का है। कोई मूर्ति मिली तो मूर्ति से पता चलता है कि उस टाइम में धार्मिक रीतियां रिवाज क्या थी। बातें समझ में आई? इसी के दौरान स्तंभ मिलते थे तो स्तंभ से पता चलता था क्या हुआ, मृदभांड मिलते थे उस समय के, पता चलता था कि सामाजिक जीवन कैसा हो रहा था। अगर कोई मान लीजिए हथियार मिलता है, उससे पता चलता था कि वहां का किस टाइप का, कौन से धातु का यूज किया जाता था और कैसे प्रवृत्ति के वहां पे लोग होते थे, क्योंकि जो भी मटेरियल मिलेगा उसमें क्या है, जीवन के चारों क्षेत्र से उसको जोड़ा जाएगा, कोई भी मटेरियल। लेकिन जब आते हैं साहित्यिक के बाद में तो वहां लिखा जाता था, जैसे आप लोग जैसे इंसान हमारे बारे में क्या लिखेगा, उफ जीवन संवर जगह, सर के पास बैठे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग कभी बुराई लिखिएगा नहीं, जहां बुराई लिखेंगे हरे राम को एक काम करो, ले जाओ कोकचे में ले जाकर कूटो, मेरे बारे में बुरा लिखा है, दोबारा लिखेंगे बुरा है संभव? सवाल ही उठता सुजीत सर। और ऐसे लिखेंगे कैसे बुरा? खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब कुछ तो हम ही दे रहे हैं इनको, दे नहीं रहे इनको। ध्यान रखिए, मतलब क्या है, आप लोग क्या है हमारे नवरत्न है, आप ये लिखिएगा। कई ऐसे इसी नवरत्न में कवि भी होंगे, साहित्यकार भी होंगे, इतिहासकार भी होंगे, ये सब जो है हमारे बारे में लिखेंगे कि राजा ने क्या क्या किया। कई स्तंभ आएंगे, कई शिलालेख आएंगे, कई गुहा लेख आएंगे, इन सब में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा इन लोगों के द्वारा। अच्छी बातें ही ये लिखेंगे, गलत बात ये लिखेंगे नहीं। कई जो हैं विदेशी यात्री आएंगे जो यात्रा वृत्तांत लिखेंगे। बातें समझ में आई? यात्रा वृत्तांत लिखेंगे, जब यात्रा वृत्तांत लिखेंगे तो वो बोलेंगे यहां पे कर जो है 1/6 भाग लिया जाता था, और फिर कौटिल्य की बात जब देखते हैं तो पता चलता है यहां पे 1/4 लिया जा रहा, या फिर 1/3 लिया जा रहा है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हो जाता था, वहां जाके इतिहास एक अलग मोड़ ले लेता था। तो इसलिए कहा जाता है कि साहित्यिक से ज्यादा ऑथेंटिक पुरातात्विक है। क्लियर है? जब भी इंटरव्यू लेते हैं और खास करके हिस्ट्री ऑप्शन का बच्चा अगर आया सामने तो सबसे पहला क्वेश्चन यही दागते हैं कि इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या है। तो पहला आंसर बोलता है सर पुरातात्विक और साहित्यिक। आप इन दोनों में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किसको मानते हैं? जो बोलोगे आपको जवाब हम पूछेंगे क्यों। चाहे आप साहित्यिक बोलो तो पूछेंगे क्यों, और उसी में फिर फंसाएंगे तुमको। अगर इतिहास पुरातात्विक पूछोगे तो वहां से पूछेंगे और फिर उसी में फंसाने की कोशिश करेंगे। जब आइएगा इंटरव्यू में तब बताएंगे, ठीक है ना। बड़ा देर से रखे हुए थे कि कब बोलना के मौका मिल जाए हमको। नहीं, आइए, इतिहास लेखकों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती थी। जो इतिहास लेखक होते थे उनका भी हम चर्चा करते हैं कई जगह पे, वहां पे इंडिकेट कर देते हैं कि अलबरूनी के द्वारा ये कहा गया, उत्तबी के द्वारा ये कहा गया, मिनहाज उल हक के द्वारा ये कहा गया है ना। या फिर आप रोमिला थापर की बात कर लेते हैं, मौर्य काल के बारे में जो बात कर रही हैं, या फिर बिपिन चंद्रा की बात करते हैं जो गांधी जी के बारे में बात करते हैं। अभी ये सब पूरी चर्चा होंगी, इन लेखों की क्या भूमिका रही है इतिहास को और विस्तृत तरीके से फैलाने में, इन सब की बात। तो अगर देखा जाए तो इतिहास यही है, अगर जिसने ये समझ लिया उसका इतिहास कंप्लीट हो गया। नहीं समझे तो फिर घूमिए, पूरी दुनिया खाली पड़ी हुई है। कोई दिक्कत यहां तक? आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत, उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस दो तरीके से, एक सिलेबस आप जाके खरीद लीजिए, मार्केट में रखा हुआ है, उसको आप आराम से उतार लीजिए, उतार के उसको सिलेबस बना लीजिए। और दूसरा तरीका जो हम यूज करेंगे आपको, कि जहां जहां से क्वेश्चन जिन जिन से पूछा गया है उसी पे हम आपको समझाएंगे, छोड़ेंगे कोई भी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ हमेशा दिमाग के अंदर रहना है एक क्वेश्चन लिखना। बस मुझे एक क्वेश्चन के सफर तय करवा। देखिए, दिमाग में आपको एक क्वेश्चन डालते हैं तो कम से कम दो को तो तैयारी जरूर करवा दें, ताकि अगर स्थिति हमारे अनुकूल ना हो, मान लीजिए सर पागल वाला क्वेश्चन डाल दिया, तब क्या करेंगे? तब तो एक के चक्कर में हम चले जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है आधुनिक भारत में हमको
विश्व इतिहास में 3 में से एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे कंडीशन में आप बोल रहे जबरदस्ती 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब क्या कहेंगे? तो सिचुएशन देख के प्रेजेंटेशन देना होगा तुमको। अगर वहां नहीं आ रहा है तो अब कोई बात नहीं है, वहां विश्व इतिहास में एक क्वेश्चन लिख के 2 क्वेश्चन आधुनिक में, या यहां पे एक क्वेश्चन है तो वहां पे 2 क्वेश्चन लिख देंगे। तो अगर देखा जाए मोटा मोटी तो 2 क्वेश्चन का टारगेट लेके हमें हमेशा इस सफर को पूरा करना है जहां तक हो सके। क्लियर? सबसे पहले पलाशी, पलासी का युद्ध। पलासी के युद्ध में क्या था, कारण क्या था, परिणाम क्या था, और आलोचना, और फिर फाइनली निष्कर्ष क्या था, इसको समझाएंगे। और जब इसको समझाएंगे तो यहीं पे जो है थोड़ा सा बक्सर का भी युद्ध भी आपको समझाएंगे, हालांकि उसकी चर्चा नहीं की है, बक्सर भी समझाएंगे आपको। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। लेकिन यहां पे जाने के लिए हम डायरेक्ट यहां से बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हमको सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पास पहुंचना होगा, कैसे यूरोपीय कंपनियों के आगमन होते हैं और कैसे यूरोपीय जो है पलासी का युद्ध करवाता है। क्लियर है? कैसे सिराजुद्दौला को पत्ता को साफ कर देता है, किसके द्वारा? मीर जाफर। मीर जाफर को ही करेगा ना, क्लाइव तो करेगा ही। मीर जाफर के द्वारा भड़का के उसका खेल तमाम कर देता है ना। और फिर कैसे उसी का ही दामाद मीर कासिम ले जाके आगे फिर से युद्ध करवाता है, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट जो है बक्सर का युद्ध, क्या था, कारण क्या था, परिणाम क्या था, निर्णायक युद्ध साबित हुआ, कैसे, आलोचना, निष्कर्ष। अगर अब तक जो आप पढ़ के ही आए होंगे, कई लोग प्रीलिम्स जो पढ़े होंगे, पलासी का युद्ध पढ़े ही हैं, और पूरी कहानी आपको क्या है दिमाग के अंदर रखा ही हुआ है। चाहे पलासी की बात हो सुजी सर या बक्सर की बात हो, वो कहानी अलग है, उसको छोड़ दीजिए, उसका कहीं दूर तक इससे कनेक्शन नहीं है। यहां जैसे बक्सर का युद्ध पढ़ाएंगे दिमाग में तुरंत आएगा 1764। क्लियर है? 1764। जब 1764 जाएंगे तो फिर दिमाग लगाना होगा कि हिंदुस्तान के और जितने भी क्षेत्र हैं पूरा में कहीं कुछ ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही इसके सिवा एक्स्ट्रा। तो फिर नजर जाएगा कर्नाटक वॉर हो रहा है, कर्नाटक वॉर हो रहा है। आखिर कर्नाटक को छोड़ के लोग कोलकाता पे यानी बंगाल पे ही पूरी आंख क्यों गड़ाए हुए हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके जीवन के चालू क्षेत्र से आपको समझाना है मुझे। क्या इसका रीजन है कि हर कोई जो है बंगाल को ही जीतना चाह रहा है, बंगाल में ही अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाह रहा है। आखिर क्या था बंगाल? जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए, हर किसी की चाहत क्या है? दिल्ली चलने की। एक बार दिल्ली हो जाए उसके बाद तो फिर जीवन भर अय्यासी वाली जिंदगी होगी हमारी। दिल्ली में एक बार खाली बैठ जाए गद्दी पे, 10 दिन के लिए भी बैठ जाए, उसका तो पेंशन सेंशन मिलता ही रहेगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? उस समय था कि किसी भी तरीके से करें। और बक्सर का युद्ध कैसे एक निर्णायक युद्ध साबित हो गया, हारने के पीछे क्या कहानी थी, कैसे आगे चल के मीर कासिम, बंगाल का नवाब, एक मीर कासिम कैसे शाह आलम द्वितीय को और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इन दोनों को सहमति करके युद्ध लड़ने पे प्रेरित कर दिया। क्या किया था वो, बात समझे? वो सब यहां पे समझाएंगे। ये सब तो बस है कि इसमें ये चीजें हमें बताना और फिर इसकी आलोचना भी करना, आलोचना से नीचे नहीं रखना। आइए नेक्स्ट जो है अंग्रेजों के राजबारों के साथ संबंध क्या था, जिसमें सहायक संधि की सबसे पहले बात कर लेंगे। सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा और विलय का सिद्धांत डलहौजी के द्वारा। इस क्या था, क्या इसका उद्देश्य था, डुप्ले का क्या योगदान था? क्योंकि अगर सहायक संधि कर रहे हैं और डुप्ले का चर्चा नहीं करेंगे तो ये बेईमानी हो जाएगी। क्लियर है? इसमें बताएंगे आखिर डुप्ले ने क्या काम किया था, और फिर कारण और फिर परिणाम। अभी सबसे बड़ी मजेदार बात तो तब होगा जब क्लास स्टार्ट होगा कि सबको पता है मॉडर्न इंडिया। हां, सबको पता है, क्योंकि सबको क्या है, पढ़ाई है। मॉडर्न इंडिया में तो पढ़ने में तो मजा आता है, इस दिन का तो इंतजार करता, एकदम लगता है जैसे कि अपना परिवार की तरह हो, लग रहा कितने दिन से बिछड़ गए थे आज मिले, है कि नहीं? सब बोलेगा, देखिएगा। जैसे विश्व इतिहास खत्म हो जाए शुरू, उसके बाद जो बोल रहे हैं सुनते जाओ, है कि नहीं? आइए नेक्स्ट है विलय का सिद्धांत, जिसको डलहौजी के द्वारा दिया गया था। क्या था, क्या इसका उद्देश्य था, क्या इसका कारण हुआ, क्या इसका परिणाम निकला, और कैसे ये जाके ये दोनों के दोनों 1857 की क्रांति पे
एक योगदान किया, यानी कि पृष्ठभूमि तय किया। इसको भी देखना। आपको एक दिए थे, याद है, क्वेश्चन बैंक। जिनको दिए हैं वो तो है ही उनके पास में, जिनको नहीं है वो ले भी लेंगे। आइए, क्या बोले? दे देंगे, काहे के लिए टेंशन लेते हैं आप, हम कर देंगे अपडेट। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। क्या था, क्या है ब्रिटिश उपनिवेशवाद, है क्या, इसके चरण क्या है, इन चरण को थोड़ा सा प्रकाश डालना है। क्लियर है? वाणिज्यिक पूंजीवाद, इसको समझना है। दूसरा चरण औद्योगिक पूंजीवाद। तीसरा चरण वित्तीय पूंजीवाद। टाइमिंग सबका है 1757 से लेके 1813 तक। और ये टाइमिंग क्या है, पलासी का युद्ध से लेके 1813 का पूरा टाइमिंग जो है वो क्या है, वाणिज्यिक पूंजीवाद का है। 1813 से लेके 1860 है, पूरा औद्योगिकरण चल रहा है। 1860 से लेके 1947 तक पूरे जो है वित्तीय पूंजीवाद। यही तीनों चरण है। इन तीनों पे पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से प्रकाश डालते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछता है आपसे, जितना भी बता रहे हैं सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। अब तक आप जो पढ़े होंगे, आपने बस यही पढ़ा कि भू राजस्व में अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। सुन लीजिए ना, दिमाग में डाल देंगे, फिर दे देंगे, ये सब दे देंगे, कोई छोड़ेंगे थोड़े, ये सब मिलेगा आपको। काहे के लिए घबरा रहे हैं लिखने के लिए? आइए, ब्रिटिश भू राजस्व आप सब जानते हैं, और इस बार 67 में भी क्वेश्चन पूछा था इससे, रैयतवाड़ी। और सब लोग गलत करके आए थे। क्या बोले? हाँ, जो लोग सही किए तो सही होंगे ही होंगे। सब लोग में समझे, अधिकतर लोग गलत कर दिए। और गलत करके आके हमसे बोला हम लिख दिया असम, कोई दिक्कत होने ना। क्या असम काहे के लिखे हो, स्विट्जरलैंड लिख देता, ऑप्शन में नहीं मिला था, और नहीं था तो इनमें से कोई नहीं लिख देता। और सारे बच्चे को पता है क्या है, कौन है सब में, तीनों में जमीन का मालिक। सबको पता है कितने परसेंटेज तक में सब जगह में लगा हुआ था, कौन कौन से क्षेत्र से लगा हुआ, किन के द्वारा इसको लाया गया था, सबको पता है। लेकिन हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको पूरी गहराई में जाके पढ़ना होगा। इसका लाने के पीछे कारण क्या था। भू राजस्व अगर अंग्रेज ने लाया तो इसके पीछे का कारण पता करो, क्यों लाया, और इससे भारतीयों को फायदा होने वाला था या फिर ब्रिटिशियों को फायदा होने वाला था। तीसरा, आने वाले टाइम में 18 अगर देखा जाए तो 1793 पहला भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था कर्नवालिस के द्वारा। 1793 के बाद जितनी भी क्रांति हुई, युद्ध हुआ या आंदोलन हुआ, और सब में जो प्रथम स्थान रखा वो क्या रखा गया, आर्थिक प्रॉब्लम, समस्या, आर्थिक समस्या। और यह आर्थिक समस्या देने का जो क्रेडिट था वो किसका था, कर्नवालिस का था। लेकिन एक बात यहीं पे क्लियर कर दूं मैं आपको, कर्नवालिस जब 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लाया था तो फायदे के लिए लाया था, क्योंकि उसने ब्रिटेन में देखा था कि अस्थायी बंदोबस्त जो है किसानों को फायदा करता है, भला का काम करता है। लेकिन यहां पे गलती उससे बस इतना सा हो गया कि जमीन का मालिक उसने किसको बना दिया, जमींदार को बना दिया। और जमींदार क्या करते थे, वहां से उठाते थे और यहां देते नहीं थे पैसे को, क्योंकि हर तरीके का पैसा देता था, बीज के लिए अलग देता था, सिंचाई के लिए अलग पैसा देता था, लेकिन वो पैसा जमींदार किसानों को ना देके खुद ही रख लेते थे। आगे कहानी आपको समझाएंगे, क्या है अस्थायी बंदोबस्त, क्या है रैयतवाड़ी और क्या है महालवाड़ी। उसके बाद आज के बाद जीवन में कभी गलती नहीं होगा, उसके बाद अपने ही सही हो जाएगा। और अगर हम अच्छे तरीके से एग्जाम से पहले मॉडर्न इंडिया को कंपीट कर देते हैं, 67th प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले अगर कंपीट कर देते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भागेगा कहां, कम से 80% तो क्वेश्चन टकरा ही देंगे। क्या 25 नवंबर, हाँ 25 नंबर का मॉडर्न इंडिया से रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। हमको 25 मार्च एग्जाम भगा देंगे क्या? कहीं हो गया तो हम आप ही को पूछेंगे, पिछला 1.5 साल से हम प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं। आज आज
अब तो सपने में भी प्रीलिम्स आता। आज सर तो उठे, सर बोले एक काम कीजिए, जाइए प्रीलिम्स का क्लास लेना। अब भी बेचैनी चैन नहीं हमको मिलने वाला। 6 बैच खत्म कर चुके हैं और अब 7वां जो है चलने वाला फिर नीचे है 4 बजे शाम से। आदमी पढ़ाई तो कितना, अब तक रियल में ये होना चाहिए कि 68 का प्रीलिम्स होने वाला था। तो समझता ही नहीं है, सब बेवकूफ इंसान बैठ गया है। क्या कीजिएगा, ये लोग ऐसे हंसिए न। जिसकी स्थिति खराब होती है ना, वो समझता है क्या स्थिति होने वाला है उसके साथ में। अगर थोड़ा सा रिजल्ट रुक गया तो फिर पता नहीं कहां चल जाएंगे हम। कम से कम एक मौका तो और मिल जाता ना भी, अगर सही से एग्जाम ले लिया जाता तो। खैर क्या कीजिएगा, कितना भी गरज लीजिए बरस लीजिए, सुशासन बाबू सुनने वाले नहीं है। क्या बोले? ऐसे नहीं बोलिए। चलिए आइए, कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा कृषि का वाणिज्यीकरण। क्या है थोड़ा सा समझेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण, इसको लाने के पीछे क्या कारण था और इससे फायदा क्या हुआ, किसान क्यों वाणिज्यीकरण का सपोर्ट करना शुरू कर दिए और बाद में फिर से इसको क्या किए, समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाना शुरू किए। इन सब बातों को समझेंगे, क्या इसका कारण आया, क्या परिणाम हुआ और फाइनली समाप्त हो गया कृषि का वाणिज्यीकरण। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं धन का निष्कासन। जैसे धन का निष्कासन का चर्चा आता है दिमाग में एक ही इंसान का नाम आ जाता है, वो दादा भाई नौरोजी। तुरंत दिमाग में चल जाता है, अच्छा दादा भाई नौरोजी की बात चल रही है। क्या था धन का निष्कासन, थोड़ा सा समझना। अब तक आप बहुत प्रीलिम्स में पढ़े हैं, अब आप मेरे साथ पढ़िएगा। देखिए धन का निष्कासन से पूछे आयोग कहां से क्वेश्चन पूछता और आपका कैसे गलत होता। एक एक बात को आपको खोल के रख देना है ताकि एकदम सब कुछ दिमाग में रहे। क्या है दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत, क्या था यह भी देखना है, इसके क्या कारण थे वो देखना है, इसके क्या स्रोत थे, इसका क्या परिणाम था और इसकी आलोचना। अगर इतने चीज को दिमाग में रख दिए तो धन का निष्कासन बच्चों का खेल है आपके लिए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं आधुनिक उद्योग। आधुनिक उद्योग में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक उद्योग में देखना है कि इंग्लैंड का औद्योगिकरण हो रहा। अगर इसीलिए ये पहला ऐसा बैच हमारा है जिसमें मॉडर्न हम पहले पढ़ा रहे हैं। अक्सर हम विश्व इतिहास को पहले पढ़ाते हैं, तब हम मॉडर्न को पढ़ाते हैं, तो फिर मुझे जोड़ने में हर जगह आसान होता है। हर चीज अभी विश्व इतिहास से जुड़ेगा तो बड़ा आसान हो जाता है और आपको समझने में आसान हो जाएगा। लेकिन 67 आगे बैठा हुआ है, 68 का भी प्रीलिम्स आने ही वाला है, तो हो सकता है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत मदद मिलता चल जाए और विश्व इतिहास को थोड़ा समझाते हुए निकल जाएंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगा। इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ। अब इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ तो सिर्फ लिखने से थोड़ी काम चलेगा, लिख दिया हो गया। आपको औद्योगिकरण बताएंगे, क्यों हुआ औद्योगिकरण, इसके पीछे का रीजन क्या था। क्या कहीं ना कहीं औद्योगिकरण का पुनर्जागरण से रेनेसां से जोड़ा जा सकता है? क्या से जोड़ा गया? अगर उससे अगर जोड़ा गया तो इसका मतलब है साम्राज्यवाद की नीति वहीं से निकल के निकली और निकल के पूरी दुनिया में छाई। इंडिया में क्यों, पूरी दुनिया में छाई। अमेरिका भी गुलाम था इंग्लैंड का, और अमेरिकी क्रांति मुझे पढ़ाना है आपको है, ध्यान रखिएगा। तो वो समझाना। फिर किस तरीके से रेलवे का विकास हो रहा, रेलवे के विकास के पीछे क्या इनका उद्देश्य था। उद्देश्य तो साफ साफ आप जो भी पढ़े हैं आपको पता है कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट है पूंजीवाद। उसके बाद पूंजीवाद का धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, उदय होना शुरू हो जाता है। इसी में पढ़ेंगे आधुनिक उद्योग में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा आधुनिक भारत का, वो होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें भी आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात चलेगी तो सबसे पहला नाम ही निकल के चला जाएगा, राजा राम मोहन राय। अब आपको बताएंगे कि समाज सुधार आंदोलन में ऐसे ऐसे सामाजिक सुधारक हुए जिनका नाम राजा राम मोहन राय से भी ऊपर है, जिनका कर्म जो है राजा राम मोहन राय से भी ऊपर है। आपको हम समझाएंगे, सबको समझाएंगे।
उसके बाद भी राजा राम मोहन राय का ही नाम पहले क्यों आ जाता, ये भी आपको हम बताएंगे क्यों उनका नाम पहले लिया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, और सबसे पहला बात है कि पहला इनका एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोगों को मरते बचाया गया। सती प्रथा, लड़कियां मर रही थी, लड़कियों का जो कृष्ण है वो कौन है, राजा राम मोहन राय हैं। अगर राजा राम मोहन राय नहीं होते तो आज वही कहानी होता, सब कोई जिंदा चढ़ चढ़ के जल जल के जाती है कि नहीं, बातें हैं ना सही। लेकिन आज क्या है, कोई टेंशन होता क्या, मर जाता अंदर से खुशी होती है। गया गधा कहीं का, बहुत दिन से तबाह करके रखे हुए था, अब मैं जिसको दूसरे को देख रही थी अब उसके पास चली जाऊंगी। नहीं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, कम है थोड़ी, बात समझे। वैसी स्थिति थी। आज हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया, सती प्रथा समाप्त कर दिया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब कोई भी लड़कियां सती नहीं हो सकती हैं, दिल करे तो विधवा रहो, दिल करे तो विधवा नहीं रहो, कोई इशू नहीं है। क्या है, शादी करके ही क्या कर लेते हैं, पहले सिंदूर यहां से लगाया जाता था, है ना एहसान जी, ऐसे करके यहां तक महिलाओं का यहां तक रहता था, ऐसे तो यहां तक, कोई त्योहार में तो यहां तक से रहता, देखे ना लगाते हुए आप लोग मम्मी को, पहले यहां तक रहता था, यहां से ऐसे करके रहता था। तो कोई देखता था तो कहता था शादीशुदा, एकदम सेंटर में, अपने पति को हमेशा बीच में रखती थी। धीरे धीरे कटना शुरू हुआ साइड में, अब तो गली में आ गया है। क्या बोले, हाँ वही फुटपाथ गली तो हुआ, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब तो पता ही नहीं चलता कौन शादीशुदा है कौन नहीं शादीशुदा है, बाल इतना ढक लेती, सिंदूर लगा, पुट एक बूंद, तुम सिंदूर की कीमत क्या जानो, बाकी आप तो संभालते रहो, है कि नहीं। आइए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसकी क्या विशेषता है उसको आपको समझाएंगे। इसकी राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, स्त्रियों की दशा को हमेशा सेंटर में रखना है। यहां पूरा फोकस जो रहेगा हमारी स्त्रियों पे रहेगा, और जीवन के चारों क्षेत्र से स्त्रियों की जो दशा होगी। अभी दो तीन बात जो आपको मजाक के लहजे में ही समझाए, आपने हंस दिया, अच्छा लगा, चलो हंसते तो हैं, है कि नहीं, जीवन में कभी तो हंसे। लेकिन आपने क्या देखा कि सुजी सर अभी सती आप बता रहे थे, अभी आप विधवा बता रहे थे शौक से, बाल विवाह, बहु विवाह, सारी इंडिकेशन जो जाएगी वो सिर्फ स्त्रियों पे जाएगी। आज भी जितनी दुर्दशा और दशा स्त्रियों को होता उतना कभी पुरुष का नहीं होता। दो चार को छोड़ दीजिए जो बदमाश होती हैं, जो संभाल लेती है सिचुएशन को, है कि नहीं। बाकी हमेशा स्त्रियां, गांव की स्त्रियां तो बेचारी मत पूछो, हालांकि अब वो भी तेज होगी, भाग जाती है, मतलब भागने का मतलब वो भागने वाला नहीं, अब गांव की कोई देखे तो कह देखो सुई सर क्या बोले, वो भागने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मतलब क्या गांव से निकलती है, पढ़ लिख के समाज से निकल के धीरे धीरे मास्टरी का जॉब कर लेती है। सरकारी वाला जो आजकल आ रहा है, हाँ पढ़ो, अलग बात है सिग्नेचर करने नहीं आता, ठप्पा लगा देती है, कौन देखने वाला। परिणाम, और इसको जोड़ेंगे कि आज की क्या सिचुएशन है महिलाओं की, आज के डेट में भी जोड़ के समझाना, टोटल चैप्टर को आज के डेट से जोड़ते हुए निकलना। जैसे मध्यकालीन में जहां जहां जुड़ रहा था वैसे जोड़ते हुए बता रहे थे, आधुनिक से, प्रेजेंट से आधुनिक को तो खुद आधुनिक में जोड़ना। लेकिन एक क्वेश्चन अभी नहीं, लास्ट में एक चीज और पूछिएगा कि सुई सर एक क्वेश्चन आप पूछे थे कि बताएंगे, वो बताइएगा, लास्ट में याद रख पड़ाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह में हम संथाल पे और मुंडा पे, इन दोनों पे ज्यादा क्या करना है, फोकस देना। आपने इतने सब चीज देखने के बाद अब आपको क्या लगा कि जो आपका जीएस का सिलेबस है क्या मैच कर रहा है इसे, पूरा मैच किया। अगर ये ऑप्शन है तो जीएस आपको आसानी से निकलेगी गाड़ी। क्या उसमें टाइम देने की जरूरत है ज्यादा, कुछ नहीं है, बस एक नजर देख लो, कंप्लीट हो जाए। इसीलिए इतिहास को रखा जाता है सेंटर में। आइए, इसके बाद 1857 की क्रांति, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या कारण था, क्या परिणाम था, क्या प्रभाव हुआ और फिर क्या आलोचना हुई। ये तो सिंपल चीज आपको बताना है, इसके अंदर बहुत कुछ रहेगी कहानियां, जो पूरा फॉर्मेटिंग के थ्रू आपको हम देंगे, एकदम गजब जैसा, मजा आ जाएगा। और फिर इसको आधुनिक से जोड़ के आपको समझाएंगे। क्लियर। आइए, आप लोग भी 1857 की क्रांति पढ़े होंगे, मजा भी आता होगा। 1857 का रिवॉल्ट, कितना मजा आता है। और अब तक जो आप पढ़े प्रीलिम्स के लिए पढ़े हैं उससे कई गुना नीचे उतर के आपको समझना है इसको, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। क्लियर है।
आइए नेक्स्ट जो है राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद का विकास, क्या राष्ट्रवाद है उसको समझना है। उदय कैसे हुआ इसके बारे में देखना कि कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगर राष्ट्रवाद का उदय शुरुआत से ही होता तो हमारा देश कभी गुलाम नहीं होता, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्लियर है? राष्ट्रवाद है ही नहीं, आज भी राष्ट्रवाद नहीं है हमारे पास, नहीं है। अगर होता तो फिर दंगा होता क्या, हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई लड़ा दे और लड़ जाए हम। आपको आज के डेट में जोड़ के समझाएंगे कि राष्ट्रवाद जो है तेल लेने गया है। कोई राष्ट्रवाद नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, कोई राष्ट्रीयता नहीं है, सब स्वार्थ है अपने लिए। किसी को पता नहीं है कि देश को कहां ले जाना, बस सब लोग क्या है अपने अपने में करने में तैयार हैं। आज के डेट में उस टाइम में बताने वाले हैं। कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। कौन नेतृत्व कर रहा है इसको? अपने राष्ट्र को कौन नेतृत्व कर रहा है? अपने राज्य को कौन नेतृत्व कर रहा है? अगर नेतृत्व कर रहा है तो ऐसा दुर्गति हो रहा है राष्ट्र के अंदर। नेतृत्व का मतलब होता है उसके जीवन के चारों क्षेत्र में समृद्ध कर देना। आपके पापा नेतृत्व कर रहे हैं आपके परिवार को, क्या कमियां है? कुछ क्या कमियां भाई धर्मेंद्र जी? आपको पढ़ाने नहीं भेजते इसलिए तो वो कमी तो हमेशा ही रहेगा। क्या ऐसा कमी है कि आपको पढ़ने नहीं दिए? क्या ऐसा कमी रहा कि अपने से कम औकात में आपकी बहन की शादी कर दिए हैं? क्या ऐसा कमी रहा कि आपको खाने नहीं दिए, रात में बोले सो जाओ धर्मेंद्र कल सुबह में खाना, आज का रात का खाना बचेगा, किए ऐसा? तो ये बेसिक है ना, इसमें कोई कमी नहीं है ना। तो आज के डेट में यही बताना है हमको कि कहां जा रहा है अपना राष्ट्र, क्या इसका नेतृत्व किसके हाथों में है, बागडोर में है। इतने दंगे, इतने महासंग्राम, लोग के लोग मरते जा रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा सा उदारवादी विचारधारा, आपका विचारधारा क्या है वो तो आप ही डिसाइड करेंगे, है कि नहीं। कई लोग जो होता है जो क्या है उदार भी होता है और उग्र भी होता है, ऐसे किस्म के आदमी। कई लोग जो है एकदम उदार ही होता है कि नहीं। जैसे विजय जी को ले लीजिए, एकदम उदारवादी इंसान है। फिर विजय जी को देख रहे, नहीं देखें विजय जी को, आपको विजय जी देखते हैं तो ये उदारवादी है कि नहीं। उदारवादी इंसान हमेशा उदारवादी इंसान के साथ में रहता है। अब ये रह किसके साथ में रहे? एहसान जी के साथ में, देखिए वो भी उदारवादी है कि नहीं। हरिराम जी कहां हैं? आगे बैठे हुए हैं, एकदम क्या है उग्रवादी टाइप के हैं, है कि नहीं। बड़ा रियल में कोई नहीं है ऐसा। विजय जी भी उदारवादी नहीं है, कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं सोचिएगा, लेकिन उस समय पे उग्र होते हैं, जब देख लेते हैं कि सिचुएशन अच्छा है तब उग्र होना। आइए नेक्स्ट है गरमपंथी। दोनों में आपको समझाएंगे क्या अंतर है गरमपंथी और दूसरा, एक ही यहीं से सेंटेंस निकलता है नरमपंथी। कहीं कहीं नरमपंथी जो है वो उदारवादी में ही चला जाएगा। क्लियर है? और गरमपंथी वो होंगे जो क्या होंगे, उग्र विचार के होंगे। हाँ, लाल बाल पाल वो तो वहां पे ले जाके समझाना। नेक्स्ट में हो गए उग्र क्रांतिकारी। उग्र क्रांतिकारी जो कभी अपने आप को बदले ही नहीं, कभी बदले ही नहीं। आपका देख लीजिएगा, जो गरमपंथी थे और नरमपंथी कांग्रेस से दो भाग में डिवाइड हुए थे और फाइनली दोनों क्या हो गए थे, जाके 1916 में मिल गए थे, तो दोनों एक साथ हो गए थे। लेकिन जो उग्रवादी प्रवृत्ति के क्रांतिकारी थे वो कभी नहीं साथ हुए। क्या? फिर तो छोड़ दीजिए ना, वो तो अलग होंगे ही, अभी की कहानी बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे यहां पे उग्र क्रांतिकारी जो होंगे उनका क्या कहना होगा कि बात विचार से नहीं होगा, बात विचार से कभी हो ही नहीं सकता है। आप सुनिएगा 1857 की क्रांति, बस छोड़ दीजिए, एक अच्छी बात आपको बता रहे, दिमाग में रखिएगा, 5 मिनट और टाइम लगे। आप 1857 की क्रांति के बाद कोई ऐसा क्रांति का नाम बताइए जिसमें क्रांति लगा हुआ। आंदोलन, एग्जैक्ट, सब में आंदोलन। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट पूरी दुनिया में चले जाइए, वहां सब जगह क्रांति हो रहा। चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, चीन की क्रांति, सब जगह क्रांति है। तो फिर क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर है भाई? इसका रियल में एक लाइन का ऐसे बताएंगे, पूरी गहराई में, अभी एक लाइन में बताते हैं। क्रांति का होता है ना, उसका मतलब होता है ना तुरंत परिवर्तन करना, उग्र परिवर्तन। मतलब आज जो चाहे वो तुरंत हो जाना चाहिए। जैसे आपके अंदर क्रांति होती है ना क्रांति, आज सुजी से ऐसा मोटिवेट कर दिए हैं, आज हम एकदम 4 घंटा ज्यादा नहीं सोएंगे। अब पता चला 2 दिन जो है ये 2 ही घंटा सोए, और तीसरा दिन जो है 12 घंटा जाकर सो गए।
होता नहीं ऐसा कहानी। आप नहीं हंसते हैं क्या? है ना, सही है ना, समझ रहे हैं ना? हाँ, कई बार ऐसा स्थिति हो जाता है, तो ऐसे लोग को क्या कहा जाता है? उग्र, यानी कि तुरंत परिवर्तन, तुरंत समाज में क्या चाहता है? बदलाव हो, एट ए टाइम बदलाव होनी चाहिए। और आंदोलन में क्या होता है? आंदोलन का मतलब होता है धीरे धीरे परिवर्तन चाहते हैं कि सरकार जो है धीरे धीरे क्या करे? परिवर्तन। और जो धीरे धीरे हुआ है वो सफल हुआ है, जिसमें क्या है आपको, हाँ लड़ाई झगड़ा तो थोड़ा बहुत होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसा कहना गुनाह हो जाएगा कि आंदोलन में खून नहीं बहेगा। 1857 की क्रांति आप बोलते हैं, तो 1942 की क्रांति क्यों नहीं? 1942 की क्रांति क्यों नहीं? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो क्रांति, आप रहिएगा कुछ भी करवा दीजिएगा, इससे पहले इतिहास लिखा गया था, आपको नहीं बुलाया गया था ऊपर से। खून नहीं बहा 1942 में, खून नहीं बहा, लाश गिर गई, कई भारतीयों को और कई ब्रिटिश के, तो फिर इसको तो क्रांति में दर्जा देना चाहिए। जो आपका डिफिनेशन था वो मैं समझा रहा हूं, समझ रहे हैं ना? ऐसा डिफिनेशन, बस दोनों का बस यही अंतर है, एक को क्या चाहिए? उग्र रूप में, मतलब जल्दी चाहिए, और एक को क्या चाहिए? धीरे धीरे, लेकिन कुछ न कुछ हर दिन क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। और यही परिवर्तन के लिए हम भी आपको कहते हैं कि बहुत कुछ हमसे नहीं सीखना, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ हमसे सीख के यहां से निकलना, वही कुछ कुछ जो है होता है। ब्लॉकबस्टर हो जाइएगा आप, है ना? आइए बोलिए ना। किसमें? क्लास में बताएंगे, जब चैप्टर में आएंगे ना, तब एक क्लास यही रखेंगे, टर्मिनोलॉजी वाला ही रखेंगे। तो क्या? अगस्त क्रांति। तो क्रांति क्यों लगा, वही तो पूछ रहे हैं, क्रांति क्यों लगा? क्रांति क्यों लगा वही तो पूछ रहे हैं। 8 तारीख को हुआ इसलिए तो इस नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि इस युद्ध में, आंदोलन में जो है लाश गिरी, बोल तो रहे हम आपको, लाश गिरी। आंदोलन इसलिए करते हैं क्योंकि गांधी जी द्वारा यह आंदोलन को क्या किया जा गया था? हैंडल किया गया था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ये जो आंदोलन चला है वो कैसे चला है? एक मिनट सुनिए तो, जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चला, गांधी जी के नेतृत्व में चला। यह आंदोलन जो स्टार्टिंग हुआ वो अहिंसा के रास्ते हुआ, पकड़ रहे हैं मेरी बात? और जो इसका एंडिंग हुआ, जो मिडिल पूरा पॉइंट रहा, वो सब के सब किस में रहा? हिंसा के रास्ते रहा। इसलिए इसे आंदोलन भी कहा जाता है और इसे क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों का समावेशन हुआ है कि नहीं? आइए नेक्स्ट है गांधी जी। गांधी जी में चंपारण को देख लेंगे थोड़ा सा। दूसरा जो है असहयोग को देख लेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन पे ज्यादा हमारा फोकस रहने वाला है, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और फाइनली भारत छोड़ो आंदोलन, इससे, और फिर ऑल द बेस्ट। ये सिलेबस है आपका, ये फॉर्मेटिंग के द्वारा, ये कल जो है हम आपको दे देंगे जीरोक्स में। इससे पहले एक चीज हमने बोला था लास्ट में कि एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप तैयार रहिएगा। और वो क्वेश्चन कि भारत, आप जब पढ़ा रहे हैं आधुनिक भारत, हम लोग समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, जो सिलेबस बताए दिमाग के अंदर चला भी गया। जब दे दीजिएगा जीरोक्स करके तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन जो आपने टाइमिंग तो कहीं नहीं बताया, और मैंने पूछा भी नहीं कि आधुनिक भारत का टाइमिंग क्या है और क्यों हम इसको आधुनिक भारत ही कह रहे हैं। यह भी एक क्वेश्चन था जो किसी ने नहीं पूछा हमसे। आपको बताते हैं एक बड़ी अच्छी बात, समझिए। आधुनिक भारत का जो जन्म होता है वो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है मुगलों का पतन होना यहीं से शुरू होता है, उत्तर मुगल कालन का शुरुआत हो जाती है। क्लियर है? और 1947 तक का जो टाइमिंग है इसी को कहा जाता है आधुनिक भारत। तो फिर इधर का वाला भारत है वो, अब क्वेश्चन आपका निकलेगा ना कि 1947 के बाद वाला भारत क्या? भारत छोड़ो आंदोलन स्क्वायर या पार्ट 2? आजादी के बाद भारत। क्लियर है? क्या हम आधुनिक भारत जो इसको बोलते हैं, क्या बोलना सही है?
1707 से लेके 1947 तक का पूरा टाइम पीरियड जो हमको पढ़ना है और हमें आपको पढ़ाना है आधुनिक भारत, क्या वाकई में आधुनिक भारत बोलना सही है? आप इस बात से सहमत हैं? रियल में अगर देखा जाए, अब आपको मैं समझाता हूं, समझिए, आप इधर उधर का आंसर दीजिएगा, मैं बताता हूं। 1707 औरंगजेब की मृत्यु से लेके देश की आजादी तक का पूरा जो भारत है वो ब्रिटिश कालीन भारत बोला जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उस टाइम तक हम गुलाम हैं, हमारी कोई आजादी नहीं। रियल में अगर आधुनिक भारत देखा जाए तो 1947 के बाद है, क्योंकि तब तक तो हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे, ना तो हमारे पास राजनीतिक। एक मिनट बता रहे हैं, क्वेश्चन एक बार बोलने दीजिए फिर बता देते हैं। हाँ भाई, बोला जाएगा वारेन हेस्टिंग के टाइम में, अभी बता रहे हैं, सब बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। एक बार बोल लें, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब अगर इस बात को हम बोलते हैं तो क्या गलत है? सही तो है, लेकिन आप लिख नहीं सकते कहीं भी, ये सिर्फ चर्चा कर सकते हैं कहीं पे। आप गलती से यूज कहीं नहीं कीजिएगा इसको। आप कहीं किसी किताब में आप लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। आप पढ़ें ये बात कि आधुनिक भारत को हटा के यहां बोला जाए ब्रिटिश कालीन भारत, कहीं नहीं है। अगर आप लिखिएगा तो हो सकता है आपका खेल तमाम कर देगा वो, लेकिन आपको बस हमें समझाना है ताकि आप समझ सके वाकई में है क्या। जब हम 1707 की बात करते हैं, औरंगजेब की मृत्यु जब हम करवाते हैं, वहां के बाद धीरे 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 अंग्रेज क्या होते हैं, हमारे ऊपर हावी होना शुरू होते हैं। 1707 से 1717, मात्र 10 साल में, 10 साल उसको इंतजार करना पड़ता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद फारूक सियार का टाइम आते ही धीरे धीरे ये क्या करता है, दीवानी हासिल कर लेता है बंगाल का, पेगोडा ढालने लगता है महाराष्ट्र में, 10,000 में गुजरात की दीवानी हासिल कर लेता है जहां पे करोड़ों का इनकम आ रहा है। 3,000 रुपया में दीवानी हासिल कर लेता है बंगाल का, जहां पे अरबों का इनकम है। बातें समझ में आ रहे हैं? यानी अंग्रेज अब धीरे धीरे क्या हो गए, हावी होना शुरू हो गए। अब उनको जो है व्यापार वाणी से कम, 2 मिनट और बोले, व्यापार वाणी से कम अब उनको सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट होना शुरू हो गया वो किसमें हो गया, भारत की राजनीति में। और देखिए कमाल की बात कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और जब तक औरंगजेब जिंदा होते हैं, जब तक औरंगजेब जिंदा होते हैं तब तक अंग्रेज की एक न चलती है। और जैसे ही 1707 में मृत्यु होती है और 1757 में एक युद्ध हो जाता है 50 साल के दरमियान, और वो युद्ध इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, पलासी का युद्ध। और ये युद्ध होते ही भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा जाता है कि अब जो है सत्ता किसके हाथ में है, मीर जाफर के हाथ में है। रियलिटी ये है कि अब मीर जाफर के हाथ में नहीं बल्कि लॉर्ड क्लाइव के हाथ में है सत्ता। क्या गलत है? और यहां के बाद धीरे 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 करके एक वो टाइमिंग है और एक देश की आजादी। इधर देखे ना, नहीं देखे हैं, पैसा देते हैं हमको देखने के लिए, पढ़ने के लिए तो देखते हैं, उधर नहीं देखे, वो सब तो रोज दिन देखते हैं। आदत से लाचार एकदम हो गए हैं, आगे बैठेंगे इधर उधर देखेंगे, हम देख रहे हैं इनको, ही देख रहे हैं उनको। जाइए देखिए, छोड़ देते हैं। क्लियर है? उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, तो हम ये आपको बता रहे हैं कि रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये क्या है, ब्रिटिश कालीन भारत। आप लिखिएगा कभी भी नहीं ये गलती मत कीजिएगा कहीं भी लिखने का, आप हमेशा इसको क्या लिखिएगा, आधुनिक भारत। और 1947 के बाद क्या लिखते हैं, आजाद भारत। यानी कि पूरा का पूरा आधुनिक भारत जो है वो क्या है, गुलाम भारत में ही, गुलामी के जंजीर में ही पूरा का पूरा आधुनिक भारत क्या रहा, फंसा रहा। क्लियर है? तो आज का टाइमिंग यहीं तक रखते हैं। अगर कोई डाउट हो, 1 मिनट रुक जाइए, कहीं देखे नहीं है, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है ना? रवि कुमार सर, एक बार प्रियंका मैम की कॉपी ऑप्शन का दिखाएं। ठीक है ऋतुराज जी, दिखाएंगे ऑप्शन की, आप घबराइए नहीं, आप बढ़िया से मुझे लिख के पहले दिखा दीजिए। जब जिस दिन मुझे अच्छा लग गया कि अब आप लिखने लगे तो पक्का दिखा देंगे, सबको दिखाएंगे। क्लियर है? पहले आपको लिखने आ जाए, जैसे करें वैसे कीजिए। क्लियर? और चलिए बंद कीजिए, कल से 1 बजे यही टाइमिंग रहेगा, बंद कर दीजिए। हाँ हाँ बोलिए ना, किस में?